मुझसे अक्सर शिकायत रहती है शायरों को कि जब मैं इनको तर्ज देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अल्फाज ज़रा मुख्तलिफ करना। जैसे तैयात वाला गाना था, जब इसको तर्ज को पहले बनाया हमने, तो बाद में जब इसहाक खामोश की एक शायरी जो एक पहले मेरे पास थी, तो इस वजह से मैंने किसी और शायर को दिया लिखने के लिए। उसने जब लिखा तो हर बात पे आनुल 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 आनुल, मैंने कहा आनुल को निकाल दो, या आनुल की वजह से मेरा तर्ज बिल्कुल ख़राब हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद कहा कि मैंने बलोची 2-3 सिंगर को दिखाया, उसने कहा ज़बरदस्त है। मैंने कहा सॉन्ग मेरे, आपने दूसरों को दिखाया। मैंने कहा अच्छा वो लफ्ज़ भेजना, वो लफ्ज़ वो भेज दिया उसने, वो शायरी भेज दी मुझे। तो मैंने इसहाक खामोश को फ़ोन किया, मैंने कहा इसहाक भाई इसको ज़रा लिखना है आपने। उसने लिखा, जब मुझे कहा कि लिखा हुआ है तो मैंने वहाँ स्टूडियो फ़ोन किया कि क्योंकि मुझे पता था किस तरह लिखेगा। कुछ शायरों का मुझे पता है, वो तर्ज समझते हैं, उनको समझते हैं, उस मिजाज को समझते हैं। इसहाक भाई ने मुझे जब दिखाया इसको तो मैंने देखा वहाँ पर, मैंने वहाँ फ़ोन के स्टूडियो में कि मैं आ रहा हूँ गाने के लिए, तर्ज मेरे जहन पे था, अल्फाज ये थे। उसको लेकर मैं गया वहाँ पर स्टूडियो में, उसी वक्त रिकॉर्ड किया मैंने। उसको कुछ कहा भी नहीं। जब रिकॉर्डिंग हुई, जब ये गाना रिलीज हुआ तो उस शायर ने भी सुना जिसको मैंने पहली बार दिया था। उसने कहा यार इसहाक भाई ने ज़बरदस्त लिखा। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं थे लिखने के लिए। सोहेल भाई, जैसे हम अभी जिस शेर के बारे में बात कर रहे थे जो बाद में इसहाक खामोश साहब ने लिखी, अगर हमारे ऑडियंस को उसके कुछ लाइंस आप गुनगुना के सुनाते। तैयात मनाने लासाते दिल, वीराने मन वीराना, वीराने मन वीराना, तैयात मनाने लासाते, जिक्की वहदे हयाला दरन्या हमा, तई इश्क तहांचू बेगवा हमा, ग्रीवा ग्रीवा कना दिले अरमान कम, मन बिल के गमीगा हरसी गचम, तैया तनवाता बल्कि दुबर, वतिया तबिदे मनी अक्सा बेबर, मनिया तमबू मनी वास्ता मजर, मनिया तमबू मनी वास्ता मजर, दिल वीराने मन वीराना, वीराने मन वीराना। क्या बात, क्या बात। अब हम उस कहते हैं कि उस वक्त हम मतलब मैं खुद नया अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसान शाह धनुष फिल्म्स के पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज हमने अपने सबसे फेवरेट हम कह सकते हैं कि बलोच सिंगर को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। उनसे पूछेंगे बलोची म्यूज़िक के हवाले से, बलोची सॉन्ग्स के हवाले से, बलोची शायरियों के हवाले से, उनके अपने ज़िंदगी के हवाले से कि उनका एक्सपीरियंस म्यूज़िक के हवाले से अब तक किस तरह रहा है। तो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं सोहेल भाई। सोहेल बलोच हैं जिनके बहुत सारे बलोची गाने मशहूर हुए हैं। सोहेल भाई, हम आपको अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं कि आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। थैंक यू एहसान भाई, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। मैं धनुष फिल्म प्रोडक्शन का बेहद मशकूर हूँ कि आज उन्होंने अपने प्रोग्राम में जो इनवाइट किया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सवालात होंगे मैं ठीक तरह से जवाब दूंगा उनके। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सोहेल भाई, पहली बार जब मैंने आपको देखा था, आपका फर्स्ट एल्बम जब आया था तो केबल में गाने चलते थे, तो गमी ये रंग तई से आए, तो मैं आपको क्वेटा वाला कोई समझता था कि ये कोई खुशदार का क्वेटा का कोई बलोच सिंगर है, गाना गा रहा है। तो हो सकता है कि अब तक बहुत सारे आपके जो सुनने वाले हैं शायद आपको ना पहचानते हों, तो उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि सोहेल बलोच कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं,
और कैसे म्यूज़िक की तरफ आए? उस वक्त जब मेरा पहला एल्बम आया था तो ऐसा था कि कुछ कहते थे कि ट्रांसपोर्टर है, कोई कहता था कि खुजदार में है, और कोई कहता था ये तुर्बत का है, कोई ग्वादर का। तो मुख्तलिफ, कोई मुझे कराची का नहीं कहता था, शायद अल्फाजों की वजह से कि उसमें मैंने वो अल्फाज बिल्कुल जो शायर लिखते थे उसी तरह अदा करता था मैं, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग करने जाता था तो वहीं से मैं कॉल करता था उन शायरों को जिनसे मेरे मतलब जैसे मेरी बात होती थी। जैसे मंजूर बिस्मिल का एक सॉन्ग है गंदी इम्ती दिल अरमाना, सबसे मुश्किल सॉन्ग मेरे ख्याल में वही था, जी। जिनके अल्फाज मुझे खुद भी पता नहीं, वो तर्ज की वजह से इस सॉन्ग को मैंने गाया। लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन किया पूछने के लिए कि शायद ऐसा ना कि मैं अल्फाजों में कोई गलती करूं। तो वो गाने में गा रहा था जब, तो शायद उन अल्फाजों की वजह से लोगों ने ये सोचा नहीं कि कराची का रहने वाला है। कराची में ऐसा है कि शायर बड़े बड़े रहते हैं यहाँ पर, जी। लिखने वाले बड़े बड़े यहाँ पर शायर, मुराद शायर जैसा बंदा, जी। जो शख्स जिसकी जो शायरी सुने आप, ज़हूर बलोची शाह हाशमी का बड़ा सैयद वक्त यहाँ ज़हूर शाह गुजरा हाशमी, है। उनका ताल्लुक भी कराची से, उनकी फैमिली का ताल्लुक कराची से। जी। ऐसे बहुत से सॉन्ग है जो लिखे हुए हैं ना, कराची में भी बलोची बोली जाए, लेकिन जहन में यह था कि कराची के बलोच मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं, तो इस वजह से नहीं पहचाना। लेकिन बाद में जब पहचानने लगे तो मैं रहता लियारी में, कराची के एक इलाके पसमानदा इलाका लियारी, वहाँ रहता हूँ। और तालीम भी मैंने उसी तालीम तो लियारी से हटकर मैं जब फातिमा जी ने स्कूल जो गार्डन के पास, उस वक्त को एजुकेशन हुआ करता था प्राइमरी तक, तो मैंने 5 प्राइमरी वहीं से किया। उसके बाद CMS स्कूल से मैंने तालीम हासिल की, मैट्रिक वहाँ से किया। फिर उर्दू कॉलेज, अभी तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन ग्रेजुएशन वहीं से किया था मैंने। जी। तो उसके बाद मुख्तलिफ जगह में कुछ एकेडमी में कर कुछ सीखने के लिए जाता था। और म्यूज़िक की तरफ सोहेल भाई कैसे आना हुआ आपका? म्यूज़िक की तरफ असल में मेरी फैमिली में रहीम बलोच नाम सुना होगा, कंदाना सरावती रंदाना, जी। जी। तो उसको मैं बहुत सुनता था। मेरे वालिद भी गाते थे, लेकिन वो सैगल के गाने गाते थे। सैगल को मैं सुनता था, कभी मैं तो अक्सर कॉपी भी करता था उसकी उस उम्र में। क्या उस वक्त तो मेरी आवाज़ उस तरह नहीं थी, लेकिन रहीम बलोच को सुनता था मैं, तो उससे बहुत मुतासिर था मैं उसकी आवाज़ से। ऐसा लगता था कि वो गाने जो मैं सुनता हूँ बाहर मोहम्मद रफ़ी के, यही बंदा गा रहा है, कि उस छोटी सी उम्र में ये समझता था मैं। जी। जी। तो उसको सुनने के बाद शौक़ हुआ मुझे। शौक़ भी ऐसा हुआ कि मेरे इलाके में भी शायर थे, उस्ताद ताज मोहम्मद ताहिर और मेरे कज़न खुदाबख्श उशाम साहब। तो इन लोगों ने मुझे सुना, तो मुझे लेकर के उस्ताद अब्दुल सत्तार के पास। उस वक्त मैं अक्सर प्रोग्राम में जाया करता था, जब सीखने से पहले, मतलब जब उस्ताद कल्बों में गए उससे पहले अक्सर प्रोग्राम में जाता था मैं गाने के लिए, मुझे बुलाते थे, मैं जाता था। लेकिन जब मुझे उस्ताद अब्दुल सत्तार के पास लेकर गए, तो वहाँ उनकी शागिर्दी में बिठाया मुझे। ये दोनों लोग मुझे लेकर गए थे वहाँ पर। तो वहाँ जब उस्ताद अब्दुल सत्तार ने मुझे सुना, तो कहा कि आप हर रोज़ आएँ, फिर कॉपी लेकर आएँ। फिर उनका जो रस्म होता है वो रस्म भी धागा बांधना, मिठाई खिलाना, वो सब कुछ हुआ। तो उसके बाद दूसरे दिन जब मैं रियाज़ करने के लिए, तो उस्ताद अब्दुल सत्तार ने मुझे कहा कि आवाज़ इस तरह लगाना है, आप जो आवाज़ लगा रहे हो वो गलत है। तो उस वक्त जब मैं कलबों में नहीं जाता था, तो मेरे ख्याल में शायद मैं बहुत अच्छा गाता था मैं, लेकिन जब मुझे अपनी खामी नजर आई, तो मैं फिर प्रोग्राम में जाना मुझे अजीब सा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि जो बैठे हुए लोग हैं वो सारे जानते हैं म्यूज़िक के बारे में, मैं गलत गाऊँ। जबकि पहले मैं जब जाता था गाने के लिए, तो मैं इस तरह सोचता नहीं था, लेकिन क्लब में जाने के बाद मेरी सोच इस तरह हो गई। फिर उस्ताद अब्दुल सत्तार ने मुझे मना भी किया था कि अब आप नहीं जाएं, अभी आपकी उम्र छोटी है, गले में ज़ोर आएगा, तो आपको नहीं जाना है। तो फिर मैं प्रोग्राम करना छोड़ दिया, लेकिन सीखना वहाँ पर गया सीखने के लिए। हालांकि मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं था, और बाकी जो दूसरे उस्ताद अब्दुल सत्तार के शागिर्द थे उनकी तरह रेगुलर नहीं था मैं यहाँ पर। मैं 2 महीने जाता था, फिर 2 हफ्ते रुक जाता था, क्या शायद तालीम की वजह से। तो फिर मैं जाता था 1 साल के लिए, इसी तरह रेगुलर था नहीं मैं। मतलब जो दूसरे जैसे वहाँ पर हमारे उस्ताद शौकत मुराद साहब हैं, जो उस्ताद की जगह हमारे बड़े भाई हैं, जैसे वो थे, और मैं नहीं था उस वक्त। शायद दूसरे शागिर्द भी थे उनके, नबील बलोच था, हफीज़ बलोच था, शायद वो मुझसे ज़्यादा जाते थे क्लब में। आप जिस दौरान जाते थे उस्ताद सत्तार के क्लब में, तो उस वक्त कौन कौन से सिंगर मतलब वहाँ सीखने के लिए आते थे?
उस वक्त मैं था हफीज़ बलोच, जो हमारे बलोची सिंगर हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं। उस्ताद शौकत मुराद हमसे पहले था, बहुत साल पहले था। फिर नबील बलोच आया। उसके बाद उस्ताद असगर जो ग्वादर में है, उस्ताद उस्ताद खुर्शीद, असगर हुसैन जी। ये आरिफ बलोच, शाहजान बलोच, मुस्लिम अम्मल, ये बहुत से सिंगर हमारे बलोची के उस्ताद सत्तार के पास आए थे। लेकिन मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई वहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा मैं रेगुलर नहीं था ना। जब मैं जाता था शायद वो अपने इलाके में जा चुके होते थे, इस वजह से उनसे मुलाकात। लेकिन मुझे पता था कि ये सारे आ रहे हैं उस्ताद अब्दुल सत्तार बलोच के पास सीखने। उस जैसे उस्ताद मैंने देखा नहीं आज तक बलोची में। मैंने ऐसा उस्ताद देखा नहीं जो फ्री में सिखाता था सबको। जो था उसके पास सब देता था। ये नहीं कि मैं कहूँ कि उसके पास कुछ है वो नहीं दे रहा है, नहीं। जैसे उस्ताद अब्दुल सत्तार, उसके बाद उस्ताद शौकत मुराद के पास सब कुछ है। ये नहीं कि उसने उसको कुछ नहीं सिखाया। वो भी उस्ताद की जगह हमारे। ऐसा अभी भी होता है कि मैं कहीं फंस जाऊँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मुझे इतना कुछ नहीं आता है। कहीं फंस जाऊँ तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये राग कौन सा है, ये ठेके के का इस ठेके को क्या बोलते हैं। ऐसा बहुत से हैं जो हमारे उस्ताद अब्दुल सत्तार के शागिर्द, उनसे पूछता हूँ मैं। तो ये हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद की जगह है। लेकिन सुहेल भाई, हमने देखा है कि उस्ताद अब्दुल सत्तार के शागिर्द मतलब जितने निकले, शाहजहान हैं, आरिफ हैं, हफीज़ बलोच हैं, बाकी अगर हम दूसरे सिंगर्स को देखें, उनके जो मतलब बनाए हुए धुन होते हैं या उनके जो गाने होते हैं, वो लगते हैं कि वो जो एक हमारा एक बलोची स्टाइल है म्यूज़िक का या धुनों का, वो उस अंदाज में होते हैं। लेकिन आपको हमने हमेशा पाया कि आपके जिस तरह के गाने या धुन होते हैं उसमें एक इंडियन फील या इंडियन क्लासिकल फील एक अलग से आ रही होती है। इसमें क्यों ऐसा है, क्या फ़र्क है, मतलब वजह क्या थी? वजह ये कि मैं जब उस्ताद अब्दुल सत्तार कलम में था, तो उस वक्त मैं बलोची गाने गाता नहीं था। मैं हिंदी और उर्दू गाने? इंडियन गाने, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि रहीम बलोच जब आते थे तो मैं समझता था कि रफ़ी के जितने गाने यही गाता, वो गाने से सुनता था मैं। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता जी, इनको, मेहदी हसन खान साहब को, इनको सुनता था मैं। तो कलब में जब मैं गया तो मेरे जहन में, क्योंकि बचपन से उस चीज़ को सीख रहा हूँ मैं, वो मेरे जहन में था। तो मेरे तर्ज, हालांकि आप देखें, मैं नहीं कहता बलोची गाने मुख्तलिफ हैं, मेरे गाने मुख्तलिफ हैं। मैं बलोची भी मैंने तर्ज बहुत से बनाए, गाए मैंने। जैसे नंदिमती दिल रमाना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बलोची, और दो तीन ऐसे बहुत से जो तर्ज हैं मेरे, जो उर्दू से मुख्तलिफ हैं। हाँ, मैं खुद बहुत से मैंने तर्ज बनाए, जैसे तैयात मन नैला साथे दिल वीरानी मन वीराना। जब ये गाना आया तो लोग इंडियन गाने को ढूंढने लगे कि कौन सी फिल्म का गाना है, जी जी। ये कौन सी फिल्म का गाना है जो इसको कॉपी करके सोहेल बलोच ने बनाया। लेकिन वो मैं कंपोजिशन अपनी है, वो खुद ही मैंने। इसके बाद और दो तीन और तर्ज थे। अभी भी ब्याह के मौसम जो अभी आए, मौसम जो तर्ज आया, वो मैंने कंपोज किया। उसको भी लोग कह रहे कोई इंडिया, लेकिन नहीं इंडियन। मैं नहीं कहता, असल में जो राग है, उसकी शक्ल है, उसको आप महसूस करो तो उसको गाओ, जब ताकि बंदा उस लफ्ज़ को फील कर। जैसे इंडियन गाने सभी सुनते हैं, जी। आप जब सुनते हो उन अल्फाजों को, जो हिंदी अल्फाज है, उर्दू अल्फाज, उनको सुन को आपको रोना आता है। जी। तो ऐसा बलोची में क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ। बलोची भी तर्ज बना इसी तरह, अल्फाज अपने, क्यों? हमारे शायर भी किसी से कम नहीं है, लिखते हैं, वो ज़बरदस्त लिखते हैं। लेकिन हमने हमेशा सुहेल भाई गौर किया है कि बलोची गाने जिस तरह हम मतलब आपसे भी हमने यही सुना है कि अल्फाज जितने होते हैं वो गम के होते हैं, लेकिन उनके धुन ऐसे बनाए हुए होते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि उस गाने पे बंदा हंसे या रोए। मतलब लेकिन आपके जो गाने होते हैं उसमें हमने मतलब फील किया कि आपने अल्फाजों को उनके फीलिंग के हिसाब से गाया, कि अगर कहीं दर्द है तो आपने दर्द महसूस कराया है अपने धुन में, उसकी अदायगी में। तो ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसे बहुत से हमारे बलोची सिंगर हैं। शायद कुछ ऐसे सॉन्ग शाहजहान के भी मैंने सुने जिनमें ऐसी है, ऐसा कुछ है। ऐसा उसने बहुत से ऐसे सॉन्ग गाए हैं जिनमें ज़रा दर्द महसूस होता है बंदे को। हमारे बलोची में बहुत से ऐसे सॉन्ग हैं, जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो वो है गमगीन अल्फाज, गमगीन गाने, लेकिन शादियों में लोग डांस करें उस पर। जी जी। शादियों पे डांस करें, मुझे अजीब सा लगता है कि वो, यार ये अल्फाज इस तरह है, उस अल्फाजों की अदायगी या शायर ने मुख्तलिफ की है या तर्जनिगार ने।
तो उसको ज़रा बैलेंस में करना है। अल्फाज गमगीन हो तो वो अल्फाज जो तर्ज इसी तरह अल्फाजों को उसी तरह लिखना चाहिए जी। लेकिन तर्ज मुख्तलिफ है, आपके अल्फाज गमगीन है। ऐसा बहुत बार हुआ है, मुझसे अक्सर शिकायत रहती है शायरों को कि जब मैं इनको तर्ज देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अल्फाज ज़रा मुख्तलिफ करना, ये अल्फाज में मैं वो मतलब फील नहीं दे पा रहा हूँ मैं। जैसे तैयात वाला गाना था, जब इसको तर्ज को पहले बनाया हमने तो बाद में जब वो किसी, क्योंकि इसाक खामोश की एक शायरी जो एक पहले मेरे पास थी तो इस वजह से मैंने किसी और शायर को दिया लिखने के लिए। उसने जब लिखा तो हर बात पे आनुल 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 आनुल, मैंने कहा यार आनुल को निकाल दो, ये आनुल की वजह से मेरा तर्ज बिल्कुल ख़राब हो रहा है। मैंने फिर भी उसको कहा लिखने के लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद कहा कि मैंने बलोची 2-3 सिंगर को दिखाया, उसने कहा ज़बरदस्त है। मैंने कहा सॉन्ग मेरे आपने दूसरों को दिखाया। मैंने कहा अच्छा वो लफ्ज़ भेजना, वो लफ्ज़ वो भेज दिया उसने, वो शायरी भेज दी मुझे। तो मैंने इसाक खामोश को फ़ोन किया, मैंने कहा इसाक भाई इसको ज़रा लिखना है आपने। उसने लिखा, जब मुझे कहा कि लिखा हुआ है तो मैंने वहाँ स्टूडियो फ़ोन किया कि मैं, क्योंकि मुझे पता था किस तरह लिखेगा। कुछ शायरों का मुझे पता है, वो तर्ज समझते हैं, उनको समझते हैं, उस मिजाज को समझते हैं। इसाक भाई ने मुझे जब दिखाया इसको तो मैंने देखा वहाँ पर, मैंने वहाँ फ़ोन के स्टूडियो में किया, मैं आ रहा हूँ गाने के लिए, तर्ज मेरे जहन पे था, अल्फाज ये थे। उसको लेकर मैं गया वहाँ पर स्टूडियो में, उसी वक्त रिकॉर्ड किया मैंने, उसको कुछ कहा भी नहीं। जब रिकॉर्डिंग हुई, जब ये गाना रिलीज हुआ तो उस शायर ने भी सुना जिसको मैंने पहली बार दिया था। उसने कहा यार इसाक भाई ने ज़बरदस्त लिखा है, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं थे लिखने के लिए। उसने फिर मैंने कहा मैंने आपको फिर भी मौका दिया। अक्सर मैं शायर को कहता हूँ कि आप दोबारा लिखें, लेकिन कभी कभी नाराज़ होते हैं कि कहते हैं हम इससे बड़े सिंगर को देते लिखने के लिए, उन्होंने तनकीद नहीं किया, ये उनके बाद का सिंगर है तनकीद करता है। भाई कुछ अल्फाज मुझे लगते नहीं है। अब सिंगर है वो अपने म्यूजिक, अपने धुन, अपने फील के हिसाब से अल्फाज हैं, वो चाहेगा ना कि उसको मिले। ऐसे बहुत से हमारे, जैसे हमारे मौसीकार हैं, हमारे जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस्ताद ज़हूर खान ज़ेबी, अच्छे बड़े उस्ताद थे हमारे, लेकिन कभी कभी उनको भी मैं कहता था उस्ताद ये रिदम मेरे गाने का नहीं है, इसको चेंज करना है आपने। तो वो चेंज करता था, ये नहीं कि वो मुझे कहता था कि आप, लेकिन वो समझता था ना कि तर्ज जिसकी है वो बेहतर समझता है इसको, जिसने वो तर्ज बनाया वो बेहतर समझता है इसको, तो वो मेरी बात मानता था। वो चाहे उसका बेटा या और भी हमारे जो दूसरे मौसीकार है वो समझते हैं, लेकिन शायर कभी कभी वो कहते हैं कि हम जो लिखते हैं हम बेहतर समझते हैं, कि इस तरह नहीं है। ऐसा है कि मैंने बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े शायरों की शायरी है उस एल्बम में, लेकिन एक छोटे शायर की वजह से उनके गाने भी सुने जाते हैं जी। उसकी वजह कि तर्ज उसका बहुत खूबसूरत है, वो तर्ज पर वो अल्फाज ज़बरदस्त लिखे उन लोगों ने। जी। गाने हमेशा, हो सकता है शायर ये समझे कि हमारी शायरी की वजह से चलता है, ये मेरी अपनी सोच है, अगर मैं गलत हूँ तो माजरा चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ तर्ज की वजह से गाने चलते हैं। जी। जो तर्ज खूबसूरत हो वो गाने चलेंगे आप। बिल्कुल इसी तरह है। अब सोहेल भाई, जैसे हम अभी जिस शेर के बारे में बात कर रहे थे, जो बाद में इसाक खामोश साहब ने लिखी है, अगर हमारे ऑडियंस को उसके कुछ लाइंस आप गुनगुना के सुनाते। ये गाना जब मैंने बनाया था तो मैंने, खैर मेरे साथ नबील भाई भी थे, क्योंकि नबील मेरे पहले एल्बम में टोटल गाने कंपोज उसी ने किए, तो उसी के तरस थे। जब ये गाना बना रहा था तो वो गाना मुझे खुद बहुत पसंद है। मैं ज़रा गुनगुनाऊंगा। तैयात मनाने लासाते दिल, वीराने मन वीराना, वीराने मन वीराना, तैयात मनाने लासाते, जिक्की वहदे हयाला दरन्या हमा, तई इश्क तहान चू बेगवा हमा, ग्रीवा ग्रीवा कना दिले अरमान कम, मन बिल के गमीगा हरसी गचम, तैया तनवाता
बल्कि दुबर वतिया तब दे मनी अक्सा बेबर मनिया तमबू मनी वास्ता मजर मनिया तमबू मनी वास्ता मजर दिल वीराने मन वीराना वीराने मन वीराना। क्या बात, क्या बात। अब हम उस कहते हैं कि उस वक्त हम मतलब मैं खुद नया नया वीडियो फील्ड में आया हुआ था, कुछ कुछ काम किए हुए थे हमने, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था आपके इस गाने से सोहेल भाई। इसकी वीडियो मतलब प्रॉपर शूट की हुई थी आप लोगों ने, गाने के म्यूज़िक पे, आपके अल्फाजों की अदायगी पे बहुत ज़बरदस्त काम हुआ था। अब मैंने देखा था कि आपने अपने 2 एल्बम्स के वीडियो भी सोहेल भाई बहुत मुख्तलिफ अंदाज में शूट किए, मतलब प्रॉपर। वरना वैसे उस दौरान जब आपके वीडियोस बनते थे तो मैंने मतलब हमेशा देखा था कि हमारे कुछ बलोची सिंगर्स होते थे कि वो एक ही ड्रेस में 4-4 गाने शूट करके आए हुए होते थे, लेकिन आपके हर गाने में हमने देखा है कि वीडियो में ख़ास तौर पर कि प्रॉपर थीम रखी जाती थी, प्रॉपर लोकेशन की सिलेक्शन होती थी। अब ये किस तरह करते थे आप लोग? ये हुआ था ऐसा कि मैं कहा मैं उर्दू गाने पहले गाता था, तो शायद आपको याद हो कि कभी इंडियन जो सिंगर थे, इंडियन एक्टर थे, उनके साथ एक प्रोग्राम हुआ था जियो में। जी, जी। जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे सिलेक्ट करके लोग लेकर गए वहाँ पर। हुँ। तो वहाँ गाने के बाद जब मेरा नाम पुकारा जाता था सोहेल बलोच, जी। तो सोहेल बलोच मेरे नाम के साथ बलोच लिखा था, और भी कास्ट के लोग थे, शायद उनके नाम के साथ नहीं था। मेरे बलोच की वजह से मुझे बलोचों ने बहुत सुना बाद में। जब मैं आया तो कोयटा से मुझे किसी ने कॉल की, शायद वो पीटीवी का कोई बंदा था, नंबर पता नहीं कहाँ से उसने पता नहीं वो ले लिया था उसने मुझे कहा कि सोहेल भाई आपके मैंने गाने सुने। हालांकि मुझे पता है उस प्रोग्राम में मैंने ठीक तरह से गाने नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा मैं गया हूँ एक बड़े प्रोग्राम में गाने के लिए, वो सारे प्रोफेशनल, सिर्फ मैं गली का सिंगर था। ऑडिशन देने का तो मुझे लेकर गए थे वहाँ पर। वो कैसा प्रोग्राम था, मतलब किस तरह का था? वो था ऐसा प्रोग्राम के जैसे हमारे जो बड़े सगीर के जो लेजेंड थे जितने हमारे, उनको ट्रिब्यूट दिया जाता था। जैसे मैं कहूँ कि मेहदी हसन खान साहब का प्रोग्राम होता था, तो उसके गाने पैनल सिंगर थे उनको बुला के गवाते थे। तो वो प्रोग्राम इसी तरह था। तकरीबन 6 महीने चले वहाँ पर जियो में वो प्रोग्राम। तो मुझे उसने फ़ोन किया, बोलते सोहेल भाई आपको, जब आपका नाम सोहेल बलोच लेते थे तो मेरी आंखों से आंसू आते थे कि एक बलोच सिंगर है वो जाके वहाँ पर वो गा रहा है वो, तो आप आए हमारे पीटीवी पे गाएं। मैंने कहा मैं अभी तो बलोची गाने ऐसे नहीं थे, हम आपको गवाएंगे। मैंने कहा मैं तैयारी कर रहा हूँ कि उसके बाद फिर मेरे जहन में कि मैं बलोची गाने भी गाऊँ। तो उसने कहा कि आप अगर गाना बनाओगे तो हमारे जो सिंगर है उनकी तरह वीडियो नहीं बनाने आपने, क्योंकि हमारे सिंगर के बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, लेकिन उनको मैं चला नहीं सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि अजीब सा है, कभी मिठाई की दुकान में खड़ा है कोई, कभी कोई बस कभी किसी ट्रांसपोर्ट में खड़ा है वो, कभी सिंगर के साथ 4 दोस्त खड़े हैं मोबाइल हाथ में, मतलब इस तरह की वीडियो नहीं बने। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊँ, क्योंकि मैं उस तरफ आया, मैं वो वीडियो उनके देखे, लेकिन मुझे पता है कि उनकी वीडियो की बजट बहुत बड़ी है। हम उस बजट में, वो बजट नहीं है बलोची फिल्मों का। तो ऐसा हुआ कि अशरफ ब्रोई मेरे घर पे कोई प्रोग्राम के लिए आया था। मैंने अशरफ से बात की, अशरफ भाई यार मैं ऐसे ऐसे गाने मुझे बनाने, आप बनाओगे? तो राशिद से कॉन्टेक्ट करना, राशिद ब्रोई उसका भाई जो मेरा दोस्त है। जी। तो राशिद के वीडियो दिखाया मुझे कि वो बासित बलोच का एक सॉन्ग उन लोगों ने बनाया था वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल मुख्तलिफ है और गानों से। तो राशिद भाई थे, तो राशिद ने फिर शरीफ भाई से, शरीफ रिंस से मुलाकात करी, आबिद बलोच से, फिर इनसे, फिर हम चारों की 5 की टीम बन गई। तो स्क्रिप्ट हमारे शरीफ रिंस साहब ने स्क्रिप्ट लिख के मेरे गानों के, तो शूट हुआ। क्योंकि राशिद था वो एक आर्टिस्ट बंदा, तस्वीरें बनाता था, एक बंदा तस्वीरें बनाता है
तो उसको एक्सप्रेशन का सब चीज़ों का पता होता है, ड्रेस का पता होता इमेजिनेशन है। पावर बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो वो ये तीनों चारों फिर हमारे गाने बने, वीडियो बनी, लेकिन हर एक गाना एक दिन में नहीं बनता था। बहुत से गाने हमारे तो 10-12 दिन के बाद बनते थे, यानी एक दिन में हमारे गाने नहीं बनते थे। गाने में मुझे जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मैं नया सिंगर हूँ, मुझे लोग सुनेंगे नहीं फ़ौरन। मुझे फ़ौरन मेरे वीडियो, क्योंकि अब तो वीडियो घर घर चलता है, जी। तो वीडियो को ज़रा अपनी जो फिल्म है उसको ज़रा मुख्तलिफ बनाना, इस वजह से। और हकीकत में जब मेरा एल्बम आया, शुरू में ऑडियो आया, तो ऑडियो फिर वहीं से बलूचिस्तान के लोगों ने फिर भेज दिया यहाँ पर, क्योंकि वो चेहरा देखकर जी। एल्बम लेते थे ना, कि इसका गाना है, ये सिंगर का कोई गाना नहीं आया, नहीं ये नया सिंगर, इसको छोड़ो, इसका गाना दे दो यार। मैं बहुत खुद कभी कभी खड़ा होता था यहाँ पर, हमारे जो इलाके के नज़दीक दुकानें होती थी, इससे पहले जब मेरे एल्बम नहीं आए थे, तो आते थे लोग अपने अपने तरीके से नो के गाने होते, मतलब अजीब से, और भाई ये नया सिंगर है, इसका ये सॉन्ग है, इसको छोड़ो यार, वो गाना दे दो जो नया उसका है, उसको बगैर सुन के ले जाते थे। इतनी शख्सियत परस्ती थी ना, कि वो सिंगर का पसंद मैं सुनना है, भाई इसकी आवाज़ भी अच्छी है, इसने अच्छे गाने गाए होंगे, नहीं बस वो सिंगर थे। उस वक्त जब कैसेट का दौर था, उस वक्त घर घर में जो केबल नहीं थे ना, तो जब केबल का दौर आया तो लोग सब सुनते थे उस गानों को, देखते थे बाकायदा फिल्मों में, वो केबल में सब जितने भी सिंगर है सबको फिर जानते थे, ये नूर खान बिजंजो है, ये शाहजहान बलोच है, ये आरिफ बलोच है, फिर बाद में सब जानने लगे। पहले तो जानते नहीं थे, पहले जानते थे लेकिन इतना नहीं, लेकिन केबल से सब जानने लगे। फिर मेरा एल्बम आया, तो जब इलाकों के केबल में चले, फिर दोबारा मेरे कैसेट वहाँ पर बिकने लगे, फिर यहाँ से गए, क्योंकि एल्बम वीडियो नए थे, बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बहुत से लोगों ने कहा ज़बरदस्त बना है, हालांकि उस तरह तो नहीं बना है जिस तरह जो दूसरी ज़बानों के गाने बनते हैं, क्योंकि हमारा बजट उस तरह होता नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत पसंद है गाने, बहुत अच्छे। दूसरा एल्बम वो भी इसी तरह था, वो भी लोगों को पसंद है, लेकिन तीसरे एल्बम में फंस गया मैं। कैसे? तीसरे एल्बम में ये हुआ कि उसके बाद जब मेरा तीसरा एल्बम था, तो मैंने कहा कि मैं उस्ताद अलीम के पास बनाऊंगा, उसको इसके पास। तो उस्ताद अलीम ने बेचारे ने काम किया, उस्ताद ज़बरदस्त बंदा है, फरिश्ता बंदा है कसम से। जी। आप तो जानते हो उसको। बिल्कुल। उससे सब मैंने इस फील्ड में ऐसा ज़बरदस्त बंदा कभी देखा नहीं मैंने। उसने जब मेरे गाने कंपोज किए तो वो चला गया ज़रे माश, तो आपको पता है वो चला गया कतर में काम के सिलसिले के, इतना कुछ है उसके पास, लेकिन हमारे क्या कहूँ मैं उसके बारे में, हमारी इंडस्ट्री उसको संभाल नहीं पाई, उसको उस तरह से जो है उसका ख्याल नहीं किया लोगों ने। वो वैसा बंदा कुछ भी हाथ में तो कभी कुछ कहेगा नहीं, इसने कितने दिए, लिखा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो बेचारे को ऐसा, मैं तो फरिश्ता बंदा है ना, ये बंदे को उसकी टैलेंट की कदर नहीं की। अभी तो बिल्कुल हट गया, लेकिन मैं कहता हूँ कि दोबारा आ जाए जी। बहुत ज़बरदस्त कंपोजर। तो उसने मेरे गाने कंपोज किए, कुछ गाने किए, उसने कहा मैं चला गया, मैं वहीं से करूँगा। मैंने कहा उस्ताद जब आप बैठोगे मेरे पास एक साथ, क्योंकि वो मुझसे जो मेरे जो तर्ज थे, मुझे कहते थे पीस किस तरह बनाओगे, तो पीस तो मुँह से बजाओ। मैं मुँह से बजाता तो पीस को जो है ना, वो अपने सिस्टम से बांसुरी का फ्लूट का वो बना देता है, या सितार हो तो बना देगा, या किस तरह बना देता था। अब आप यार नहीं, मैं कैसे आपको कहूँ। जी। तो वो कहता यार, मैं बेचारे ने मुझे पैसे दोबारा वापस कर दिए कि मेरे से नहीं होंगे। फिर मैं गया किसी और के पास, वो बंदे ने मुझे 2015 से अब तक जो है ना मेरे गाने फंस गए वहाँ पर। तो 2015 से 2024 आने को है और एल्बम अब तक बन रहा है। 9 साल 8 साल अभी तक वो गाने 2 बार तो मैं अपने सिलेक्शन मैंने चेंज किए वहाँ पर, कि हर गाने का एक टाइम होता है। आप गाने को इतने टाइम ले रहे हो, तो वो गाने के टाइम, अभी म्यूज़िक भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। म्यूज़िक बिल्कुल उस वक्त उस दौर में मैंने अपने गाने जब चेंज किए, तो दौर जब चला जाता है, अब वो कंपोजिशन अलग है, अब वो कंपोजिशन इस दौर में नहीं सुनेंगे लोग। जी, वो हर दौर के हिसाब से गाने, धुन, म्यूजिक का एक फील होता है। अब वो मैंने फिर क्या किया, मैंने सिलेक्शन 2 बार वो मैंने चेंज किया, अपने चेंज किए बार अभी क्या हुआ कि बिल्कुल रुक गया गाना। अभी 3-4 तो सॉन्ग सिर्फ उसने मेरे बनाए, और 3-4 सॉन्ग उस वक्त आते तो शायद लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मुख्तलिफ चैनल से वो भी रिलीज़ हुए। कुछ चैनल का पता नहीं क्या मसला था, कुछ का क्या मसला था, तो गाने बिल्कुल फंस गए मेरे। तो सोहेल भाई, आजकल तो हमारा म्यूज़िक काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। अगर हम मतलब
लियारी के और बलूचिस्तान के आर्टिस्टों की बात करें, ख्वाह वो बलोची हो या उर्दू गाने हो, काफ़ी तब्दीली हम आजकल देख रहे हैं कि मतलब सिंगिंग के स्टाइल में, गानों के सिलेक्शन में, जो हमारे यंगस्टर सिंगर्स हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? मसला हमारे कराची के जो सिंगर हैं वो, क्योंकि उन पर और ज़बानों का भी असर है, जी जी तो वो सुनते हैं उनको, वो बिल्कुल चेंजिंग बहुत से ला रहे हैं। आप देखिए कराची के बहुत से सिंगर जिनके गाने मिलियनों तक पहुंच गए जी हमारे कराची के। मैं नहीं कहता वो उन पर अभी तक वो बलोची फोक का ही असर है ना, वो वहाँ से निकलते नहीं बाहर, उनको निकलना चाहिए। सो हालांकि आया बलूचिस्तान में भी बहुत से कुछ सिंगर हैं, बिल्कुल जिद्दत लाया उन लोगों ने म्यूज़िक में, बहुत से सिंगर हैं, लेकिन हमारे जो फेमस जो जिनको हम जानते हैं उनको जिद्दत लानी है, उनको ज़रा चेंज करना है अपना म्यूज़िक। जो अभी एक बहुत बड़े नाम बन चुके हैं ऑलरेडी। बहुत से मैंने सिंगर देखे इस्लाम में, बहुत से मैंने सिंगर देखे हैं, बिल्कुल वो ज़बरदस्त गा रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ, लगता भी नहीं कि उन इलाकों के, लेकिन उन पर असर नहीं उस म्यूज़िक का। शायद वो उन गानों को भी सुनते होंगे, जो फारसी है, जो इंडियन सॉन्ग है, उनको सुनते होंगे। आपने देखा होगा अक्सर म्यूज़िक असर करता है बंदे पे। जी जी हमारे घरों में सिंधी गाने सुने जाते हैं, क्यों? म्यूज़िक की वजह से, उनके म्यूज़िक चेंज है। हमारे पश्तो गाने सुने जाते हैं कि म्यूज़िक की वजह से, हालांकि उस ज़बान को हम समझते भी नहीं हैं, म्यूज़िक से मज़ा लेते हैं हम लोग। जी अभी एक कोक में जो क्लासी आया है, क्लासी जो सॉन्ग है, जी गुटिलो, अभी शादियों में ये गाने बज रहे हैं, हालांकि उस ज़बान को समझते नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि म्यूज़िक का बड़ा असर होता है। आप अपनी म्यूज़िक चेंज करें, आपकी ज़बान को दूसरे भी सुनेंगे। आप बाउंड्री तक क्यों महदूद किया खुद को आपने? इससे ज़रा बाहर तो निकल आओ। जी उस तरफ भी दुनिया है, उस तरफ भी लोग रहते हैं। आपके गाने तो हमने सुने, आप अपने गाने दूसरों को सुनाओ, जिस तरह उनके गाने हम सुन रहे हैं। हमारे घरों में आज तक सोनू निगम को सुनते हैं, हमारे घरों में राहत फ़तेह अली खान को सुनते हैं, हमारे घरों में रफ़ी साहब को सुनते थे, किशोर साहब को सुनते थे, मुकेश, इन सबको सुनते थे हम लोग, बेदी हसन खान साहब को। कभी हमने सुने उनके घर में हमारे बलोची गाने सुने जाते हैं? कभी सुने नहीं जाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आपकी ज़बान को, आपकी म्यूज़िक को नहीं समझते हैं। आप उनको म्यूज़िक को ज़रा ले लो और अपनी ज़बान में कहो, देखो सुनेंगे आपको, जी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे आपको, क्यों नहीं सुनेंगे? जिस तरह हम सुनते आ रहे हैं, हमें पता है कि अरबी गाने हमारे शादियों पे बजते हैं, हम अरबी तो हमें आती नहीं है, नहीं, फारसी गाने बजते हैं शादियों में, उनकी म्यूज़िक की वजह से। आप अपने गाने में इस तरह की म्यूज़िक क्यों नहीं ले आते हो? हमारा एक गाना अगर मिलियन में चले तो हम कहते बस चल गया हमारा गाना, हम हीरो हो जाते हैं। हाँ, उनके गाने तो एक दिन में मिलियन में आ जाते हैं, जी जी आधे घंटे में मिलियन में आ जाते हैं। हमारा तो एक साल लगने में लगता है, तब मिलियन में आ जाते हैं। हम समझते हैं हमारा गाना सुना है, देखो 2 मिलियन हो गए, 5 मिलियन भी नहीं है। ये आपको आपके ज़बान के लोगों ने सिर्फ सुना है। अब कुछ दोस्त आपको सुनना है, जैसे आप मिलियन से और 10 मिलियन हो जाए, 12 मिलियन हो जाए, क्योंकि दूसरे भी आपको सुने। जी आपको दूसरे नहीं सुन रहे हैं। आप हमारा तो के तक का जब 200 के 800 के हम सहते बहुत सुने हमारे गाने। उसकी वजह ये 800 के सिर्फ आपकी ज़बान के लोगों ने सुने। जी जी दूसरों के भी सुना है, दूसरे के गाने जैसे हम सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं हम लोग? वो भी हमारी तरह इंसान है, म्यूजिक वो भी समझते हैं म्यूजिक। उन्होंने अपने म्यूजिक को ग्लोबल रखा हुआ है ना, ताकि हर कोई उसको एंजॉय कर सके, हर कोई सुन सके। म्यूजिक को आपको तब्दील करना है, अपने जिद्दत लानी इस चीज़ में, तभी आपको सुनेंगे। मैं नहीं कहता अपने इंस्ट्रूमेंट को आप भूल जाएं, जो आपके जो कल्चर में इंस्ट्रूमेंट है उनको। आप फारसी में जो ईरान के लोग हैं, जो ओमान के लोग हैं, वो तो भूले नहीं, लेकिन उनके गाने आपकी शादियों में बजते हैं। मैंने ये भी देखा ना कि आप इंस्ट्रूमेंट को ना छोड़ें, इंस्ट्रूमेंट के बजाने के तरीके को थोड़ा सा तब्दील करवा दें, रिदम को चेंज करें। सबसे बड़ा मसला रिदम क्या हमारा, अब नाल ढोलक से अब निकल जाओ। मैं नहीं कहता नहीं बजाओ, इनको बजाओ, लेकिन आप जो और भी रिदम है जो आप कोक स्टूडियो में देखे जो बज रहे हैं, या उनके गानों में बजते हैं, इंडियन फिल्मी गानों में बजते हैं, जो आप ज़रा चेंजिंग तो लेकर आए। यही बेंजू है हमारे बलोची गानों में भी बजता है, और दूसरी तरफ रुस्तम लाशारी भी अपने बलोची गानों में इस बेंजी को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन एक तब फ़र्क दिख रहा होता है दोनों बजाने वालों में। जो हमारे बलूचिस्तान के या कराची के गानों में बज रहा होता है, उस बेंजू का एक अलग ही फील आ रहा होता है हमें।
लेकिन यही बेंजू जब रुस्तम लाशारी स्वीडन में या नॉर्वे में बैठ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने गानों में, उसका एक रंग ही अलग आ रहा होता है, वो एक अलग ही फील दे रही होती है। ऐसा लगता है कि हम वेस्टर्न गाने सुन रहे हैं। उनके उनके गानों में ये है, क्योंकि वो रिदम चेंज किया उसने। वो रिदम नहीं है जो हमारे यहाँ पर जो गानों में बिल्कुल ले जाते हैं हम लोग, जी जी। उस तरह का रिदम है नहीं उसमें, बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि वो उस कल्चर को भी लेकर है अपने साथ, जो यूरोपियन कल्चर, उसको भी अपने गाने, अपने इंस्ट्रूमेंट को छोड़ा नहीं उन लोगों ने। अभी भी वो तंबूरक बजाते हैं वहाँ पर, अभी भी वो बेंजो बजाते हैं। हालांकि हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले वहाँ पर गए, लोगों ने कितना सुना उनको, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट में नहीं, लेकिन उसमें से जिद्दत तो लाना, कुछ और चीज़ें मिक्स करना, गिटार मिक्स करना उसमें। लेकिन ये कि आपके गाने का मिजाज किस तरह है, वो उसको देख के जो है ना आपको उस इंस्ट्रूमेंट को उसमें डालना है। सब इंडियन मौसीकार को देखना। मैं मदन मोहन की बात करता हूँ, मैं आर.डी. बर्मन की बात करता हूँ, मैं मदन मोहन साहब के आप गाने देखना। एक फिल्म में अगर 8 गाने के 8 गानों में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट उसने बजाए, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर मुझे, जैसे ई रांझा फिल्म का सॉन्ग देखना, जो सॉन्ग है जो लास्ट में दो दिल टूटे दो दिल लारे, उसमें फ्लूट का इस्तेमाल और शहनाई का इस्तेमाल किस तरह के इसने है। लगता है कि वो शादी का माहौल है जी। वो दर्द का माहौल है। उसी फिल्म में ये दुनिया ही महफिल वाला गाना भी है, इसी महफिल मिलो ना तुम तो हम घबराए मिलो तो आँख, वो दिल को, हर सॉन्ग मुख्तलिफ है। इस तरह बहुत से आर.डी. बर्मन की फिल्मों के गाने देखना, आपको मुख्तलिफ लगेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इस गाने में मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट लेना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आप सॉन्ग देखना, हर सॉन्ग में आप देखोगे इसकी कंपोजिशन पहला दूसरा तीसरा अंतरा मुख्तलिफ है हर फिल्म में। और ऐसे ऐसे गाने कंपोज किसने, और उस वो एक दूजे के लिए फिल्म के गाने देखना, हीरो फिल्म के गाने देखना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो बहुत से ऐसे कंपोजिशन किए। हम ये देखते हैं ना कि मतलब हम अभी भी 2023 में या 2024 में जाने वाले हैं, हम इंडियन रियलिटी शोज जितने उठाते हैं, सिंगिंग के शोज, उसमें अभी तक मदन मोहन के कंपोज किए हुए गाने गाए जाते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बनाए हुए गाने गाए जाते हैं। जब उनको हम नए आवाज़ में और अभी के मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ बजते हुए सुन रहे होते हैं, तो एक अलग फील आ रही होती है, फ्रेशनेस उन दोनों में अभी तक हमें मिलती है। लेकिन हम अगर अभी के जो रिसेंट पास्ट ईयर्स में जो हमारे कुछ गाने आए हैं, वो भूल जाते हैं लोग उनको। ये क्वालिटी हमारे पुराने गानों में रही है कि वो आज तक सदाबहार है। सदाबहार है। एक रियलिटी शो में मैं सुन रहा था, सुरेश वाडीकर साहब बैठे हुए थे वहाँ पर, तो उसने जो सिंगर थे वो आके गाना गा के जा रहे थे, तो उसने कहा कि देख आज भी मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी आवाज़ की खूबसूरती को दिखाने के लिए पुराने गानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने गाने सदाबहार थे, बिल्कुल ऐसा दिल पे लगते थे। आप वो एक दूजे के लिए फिल्म के गाने सुन लेना, ऐसा लगता है बंदे को इश्क करने पे मजबूर कर रहा है वो। ऐसे गाने, ऐसे सॉन्ग उसने कंपोज किए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में ये खूबी थी, खासकर उसकी फिल्मों में, सुभाष घई की फिल्मों में, कोई इंस्ट्रूमेंट को लेकर उसको बिल्कुल वो अलग दिखाता था। जैसे हीरो फिल्म में फ्लूट को, कर्मा फिल्म में बेंजू जो लगा है, उसके बाद कर्ज फिल्म में वायलिन को दिया, बता हर फिल्म में उसने एक अलग रंग दिया उसको। उसको पता था कि ये पीस में बजाऊं फिल्म में, वो फिल्म इस गाने इस पीस की वजह से पहचाना जाएगा। और ऐसा है आज तक भी, हीरो फिल्म के देखो फ्लूट हर गानों में बजते हैं। वो उसमें जो कर्मा फिल्म में जो हमारे बलोची बेंजू की तरह हर गाने में बजते थे। किस तरह उस पीस को बार बार लेकर आता था, हमें मजबूर करता है कि हम सुने। आज तक हमारे जहन पे बैठा हुआ है। हम कहते हैं हमारे गाने में भी ऐसा कुछ होता कि वो पता चले कि भाई ये गाने इसने क्या पीस बजाया इसने। ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए हमें भी। अब सुहेल भाई एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँ कि हमने जैसे इंडियन सिंगर्स देखे हैं, सुखविंदर सिंह है, सोनू निगम जी हैं, उदित नारायण जी हैं, कुमार सानू हैं, और अगर उनसे पीछे चले जाएं तो एक बड़ी लिस्ट है, किशोर कुमार हैं, रफ़ी हैं। अब इन जैसे सिंगर हमने कभी अपने बलोची सिंगर्स में नहीं देखे कि वो सोनू निगम की तरह बारीकियां भी गाते हों, या वो कुमार सानू की तरह प्यार के गाने गाते हों, या किशोर कुमार की तरह वर्सटाइल सिंगर हों कि वो कॉमिक भी गा रहे हैं, वो सैड गाने भी गा रहे हैं, वो प्यार के गाने भी गा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि हमारे गाने, जो हमारे सिंगर होते हैं बलोची में, वो अपने गाने खुद ही कंपोज करते थे।
अपने गाने खुद ही कंपोज करते हैं। हमारा फिल्मी रंग तो है नहीं, किसी फिल्म में हमारा बलोची तो फिल्म है नहीं जी कि ताकि आपको प्रोड्यूसर कहे या डायरेक्टर कहे, आपको खास करके वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहे सिंगर से गवा, डायरेक्टर कहे कि इसमें इस तरह एक्सप्रेशन देने आपने, या मौसीकार फिर उसको कहे कि आपको इस गाने में इस ऐसी खूबसूरती ले आनी है, आपको इस ऐसा फील देना है, गाना इसका सिचुएशन फिल्म में इस तरह है। हमारे बलोची की फिल्में नहीं है, पहली बात ये है। अगर फिल्में होती तो हमारे भी सिंगर थे ऐसे बहुत से, उस्ताद अब्दुल अजीज बलोच हैं, जाड़ोक ने, जी, वो बहुत बड़े बहुत नाम। उस्ताद शफ़ी हैं, उस्ताद वली मोहम्मद, इनकी आवाज़ प्लेबैक सिंगिंग वाली आवाज़ थी इनकी थे, लेकिन हमारे बलोची फिल्में नहीं थे ना, इस वजह से तो इनको आप हमारे बलोची जो सिंगर हैं उनमें ऐसी चीज़ आपको दिखी नहीं है। जी ऐसा नहीं कि अगर हमारे यहाँ पर भी मौसीकार होते, आप बताते कि आपको इस फिल्म में आपको गाना इस तरह गाना है, लेकिन हमारे गाने मुख्तलिफ है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे बलोची तर्ज मुख्तलिफ हैं। ऐसा ज़हीरोक वो मुख्तलिफ है, ज़हीरोक में शायद लोग रोएंगे, जो ज़हीरोक बजाता हो, जो गाता हो उसमें शायद, लेकिन हमारे और गाने जो आप जैसे शुरू में मैंने कहा था कि हमारे गमगीन गाने में भी लोग डांस करते हैं। हाँ। उसकी वजह ये कि हम एक्सप्रेशन नहीं है, वो फील हम नहीं दे सकते गानों में। तो आप क्या कहेंगे उन सिंगर्स को कि अब वक्त आ गया है कि वो जदीद म्यूज़िक की तरफ जाएं, या वो अब भी अपने कल्चर को ज़िंदा रखने की कोशिश करें? कुछ कुछ तो आ रहे हैं, कुछ तो हमारे सिंगर हैं जो अब पुराने भी हैं, लेकिन वो ज़रा जिद्दत लेकर आ रहे हैं। कुछ तो बहुत लेकर आए हैं, कुछ ला रहे हैं, वो कुछ बहुत पहले से लेकर आए हैं, लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनको भी लाना चाहिए। मैं कहता हूँ लेकर आए, क्योंकि आपको लोग बहुत सुन रहे हैं, आपको ज़्यादा सुनते हैं ना, आप खुद को महदूद क्यों कर रहे हो? आप जैसे आपने देखा होगा कि मतलब पुराने जो सिंगर थे, किशोर कुमार जो थे, उसने उस दौर में भी गाया था जब नौशाद की कंपोजिशन होती थी, शायद नौशाद के गाने कंपोजिशन में एक दो गाने इसने गाए हो, लेकिन सलील चौधरी के कंपोजिशन में इसने गाए। फिर बाद में इसने बप्पी लहरी के कंपोजिशन में भी गाने गाए, मतलब इस म्यूजिक में भी गाए उसने। तो आप अब हो तो आपको भी गाना है, चेंज करें सब कुछ। आपको लोग सुन रहे हैं, ज़्यादा सुनेंगे, फिर आपके व्यूवर्स बढ़ जाएंगे, आपको दूसरी कौमें भी सुनेंगी, जो आपकी जो बलोची के अलावा जो दूसरी कौमें वो भी आपको सुनेंगे। अब सोहेल भाई, आपने स्टार्ट, जैसे आपने कहा कि आपने हिंदी उर्दू गानों से शुरुआत की थी, और आप एक रियलिटी शो में भी उर्दू गाने या हिंदी गाने गाने के लिए गए थे, तो आपने खुद को बलोची गानों की तरफ क्यों मूव किया? आपने उस उर्दू या हिंदी लाइन को कंटिन्यू रखना क्यों मुनासिब नहीं समझा? मसला हुआ था एक, शायद वो शायद उस मसले को मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँ, लेकिन ये हुआ था कि उस वक्त मैंने कहा कि मैं उर्दू गाने गा रहा था, वो ठीक तरह से गाता, लोग सुन भी रहे थे, यहाँ तक मुझे प्रोग्राम में भी ले जाते थे, पीटीवी पे गाता था, कभी सार्क जैसे प्रोग्राम मुझे बुलाया गया था। तो इंडियन जो सिंगर थे उनके प्रोग्राम में एक बार नहीं बल्कि दो तीन बार गया हूँ मैं उनके प्रोग्राम में। लेकिन बहुत से हमारे जो बलोची हमारे सिंगर है, हफीज़ बलोच है, जैसे बासित बलोच है, ये मुझे बार बार कहते थे, आप बलोच हो, बलोची गाने क्यों नहीं गाते हो? मैंने कहा मैं बलोची गाने गाऊंगा अगर आप मुझे शायरों से मिला, कोई स्पॉन्सर मेरा बन जाए। बोले नहीं, वो फिर स्पॉन्सर तो था पहले से, तो उसने मुझे शायरों से मिला, हफीज़ बलोच ने जी। तो उसने मुझे शायरों से मिलाया, उसका बहुत बड़ा हाथ है बलोची की तरफ ले आने में। तो शायरों से मिलाया, फिर शायरों से जो तर्ज थे वो कुछ गाने स्याह गाने था, हफीज़ के पास ही था, लेकिन रखा हुआ था, नहीं गा रहा था वो, या समझ नहीं रहे थे इस गाने को। मैंने कहा मुझे ये गाना चाहिए, दे दिया मुझे ये गाना, लेकिन कहा इसकी शायरी कंप्लीट नहीं, अब मोमिन महराज से बात करें, वो उसको कंप्लीट कर देगा। फिर मैंने मोमिन महराज से बात की, मैंने कहा ये गाना कंप्लीट नहीं, इसको कंप्लीट करना। उसने कंप्लीट किया, फिर उसने एक और तरस भी दिया मुझे, इमरूज़ निशानी, जो मेरे पहला एल्बम नाम पर भी उसी के इमरूज़ निशानी। तो ये लोग जब मुझे लेकर आए, जब बलोची सॉन्ग मैंने गाया, तो उस वक्त उर्दू से मैं बलोची में आया हूँ। फिर प्रोग्राम शुरू हुए तो मुझे लगा यार हम उस तरफ क्यों नहीं हैं, मतलब प्रोग्राम हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन फ़ौरन हारमोनियम बिठा के उनको बताते हैं मेरा तीसरे काले से चौथे काले से मैं गा रहा हूँ, वो फिर अपने बेंजो को ट्यून करता है, वो तबले को ट्यून बना, वो देखे को ले आते हैं जगह पे, जबकि वो गाने में हमारी रिहर्सल पहले करते थे, तैयारी पूरी पहले होती थी हमारी।
तो इस तरह तो बहुत टाइम लगता है गाने गाने में। जाते थे प्रोग्राम में तो कभी कभी ऐसा लगता था कि यार अजीब से उस टेके को ये समझ नहीं रहे, गाना मैं जो गा रहा हूँ उसमें वो टेका अपनी तरफ से बजा रहा है, तो गाने का वो मजा है। आप इंडियन प्रोग्राम में देखें जिस तरह उन्होंने फिल्मों में गाए लाइव उसी तरह गाएंगे वो लोग। जी बिल्कुल, म्यूजिक भी उसी तरह की तो फील की आ इसी रही तरह हमारे मैं गया था जब इंडियन प्रोग्राम में उनके साथ, तो इसी तरह रिहर्सल हुआ था बाकायदा। हमारे वकार बलोच भी एक प्रोग्राम में आए थे जो हमारे बलोची कॉमेडियन है जी, ओमान में। ओमान में। हाँ जी। तो वकार से कभी पूछना कि किस तरह थे वो लोग। तो उस प्रोग्राम में बाकायदा हम लोग रिहर्सल करते थे। जब प्रोग्राम के लिए जाते थे तो मुझे स्केल का बताना ही नहीं पड़ता था, वो पहले से पीस बजाते थे उसी तरह मुझे फ़ौरन गाना मिलता था, मैं ठीक तरह से गाता था, उसी तरह गाता था जैसे एल्बम में गाया मैंने, या एल्बम में किसी ने गाया उसके गाने में गा रहा हूँ। लेकिन हम अपने ऐसे तो हमारे बलोची चैनल थे जो जिनके नाम तो नहीं लूँगा, आप बेहतर जानते हो। जी जी। मुझे अक्सर कहते थे कि आप आओ हमारे प्रोग्राम। शुरू में पहली दफ़ा मैं गया प्रोग्राम में तो उसमें लिपसिंग हो रहा था, लिपसिंग किए क्योंकि मेरे गाने थे उसमें लिपसिंग कर रहा था मैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उनके प्रोग्राम में जब हम लोग गए तो मसला ये हुआ कि लिपसिंग नहीं थे, आपको रिकॉर्डिंग ही करनी वहाँ पर, लाइव गाना। लाइव गाने आपने फ़ौरन लाइव रिकॉर्डिंग के लाइव ही गाना है। तो लाइव में ये हुआ कि मैं एक अलाप बजा रहा हूँ, वो बैंजू वाला बैठे हुआ अलाप कैसे डिंडा गड्डिंडा, भी मेरे को रोक भी नहीं पा रहा हूँ कि रुक जाओ भैया ये अलाप है। गाने अलाप के साथ ही मैंने गाना शुरू किया। बाद में जब मुझे बुलाया गाने के लिए मैंने कहा इस तरह गाना कहाँ होता है, आप रिहर्सल कराओ जी, आप रिहर्सल कराओ फिर मैं आऊँगा गाना गाने के लिए। आप रिहर्सल करवाते नहीं हो, लाइव चल रहा है, बंदा बिल्कुल ख़राब हो रहा है। मैंने कहा अजीब सब चैनल में आता है बंदा खुद को ठीक करने के लिए, अब तो ख़राब करके दिखा रहे हैं लोगों को। जी, जी। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे बुलाया था इन लोगों ने कि आप आओ गाने के लिए। मैं था, मोहम्मद रफ़ी साहब थे हमारे, मोहम्मद रफ़ी ओमान वाले, ओमान में हैतम रफ़ी हैतम के वालिद। जो हैतम के वालिद। तो मैं नहीं जा रहा था लेकिन हैतम के वालिद ने मुझे कहा कि चलो मैं भी हूँ। मैंने कहा एक शर्त लाऊंगा, आपको गाना गाना मैं बातें करूँगा मैं। तो उसने वहाँ बात की, बोलते सोहेल आ रहा है तो आप ऐसा करें कि वो बातें करें, गाना मैं ही गाऊंगा। मैंने कहा आपका रिहर्सल, आपके जो वहाँ पर म्यूज़िक कंपोज़र है जो म्यूज़िक दे रहा है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर उसने आपके बहुत से गाने कंपोज किए हैं जी, उसी के गाने आप गाओ, आप बैठो शायद उनको, लेकिन पीस याद नहीं होता रहता। हमारे मौसीकार को ये मसला है कि उनको पीस याद नहीं रहता। तो मोहम्मद रफ़ी वहाँ पर बैठ गए, वहाँ पर तो बैठे गाना गाए। तो मैं आया था सिर्फ बात करने के लिए, लेकिन बार बार मुझे पीछे से वो डायरेक्टर उसको डायरेक्शन दे रहा था, जो एंकर जो बैठी हुई थी जी, तो उसको कह रहा है कि उसको कहना है गाना गाए। मैंने कहा रफ़ी भाई बैठे, मैं क्या गाना गाऊँ, मुझे पता था लाइव गाओगे, मैंने रिहर्सल ही नहीं उनके साथ, मुझे बार बार ख़राब करोगे आप लोग। तो बार बार मुझे कह रहे थे मैंने कहा नहीं गाऊंगा। बाद में मुझे फिर आप आए क्यों, मैंने कहा मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, आपने मुझे बुलाया। मैंने कहा हर बार बुला के मुझसे सिर्फ गाने गवाते हो, कभी लोगों को पता तो चले मैं बात भी कर सकता हूँ। जी, जी। आप मुझसे बातें तो करवाओ, मैं क्या उसके अलावा मुझे उसके अलावा कितने हिडन टैलेंट है वो भी देखें। आप तो मेरी बातें तो सुने, आप मुझे हर बार ले आते हो जैसे मैं दरबार के लोग बैठे बादशाह ऐलान कर, हाँ कुछ सुनाओ, हाँ मैं गा रहा हूँ मैं, इस तरह तो होता नहीं। आप ज़रा चेंजिंग लेकर आए, दूसरे चैनल को देखें, फिर आपका चैनल चलेगा कहाँ पर। जी, मयारी चीज़ नहीं होगी तो लोग नहीं देखेंगे उसको। आप कुछ लेकर आए नया ना, आप कुछ नया लेकर आए, फिर आपको देखेंगे लोग, सुनेंगे भी आपको। सोहेल भाई, आपके प्रोग्राम में आने से पहले मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि जब सोहेल भाई आएंगे तो उनसे हमारी एक फरमाइश है जो उनसे ज़रूर गवाइएगा। आपके एल्बम का एक गाना था इशब कुट्टी पदा इस्ताल वातर कना काया, अगर आप मेरे उन दोस्तों के लिए थोड़ा सा वो सुना दें हमें। इशब कुट्टित पदा लगा वातर कना काया, इशब कुट्टित पदा लगा वातर कना काया, मचम्मारू कना पर तो दिला इश्कर कना काया, इशप कोटित पदा
इस्ता लगा वातर कनाकाया बोगोश सर्गात्मना चिंचोदगामुसुम कुशीत बारे बोगोश सर्गात्मना चिंचोदगामुसुम कुशीत बारे मांचे द्रचकिया सदसालपद हम बरकना काया मचम्मारू कना पर तो दिला इश्कर कना काया इशप कोटित पदा इस्ता लगा वातर कना काया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब सुहेल भाई, आपके मतलब गानों में शहर आता है सुनने वालों को। जो दोस्त मतलब मेरे ऐसे हैं कि जिन्होंने आपके गाने सुने हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मतलब हमने जितने बलोची सिंगर सुने हैं, जो अल्फाजों की अदायगी और फीलिंग जो हमें मिलती है, वो सोहेल बलोच के गानों में हमें ज़्यादातर मिलती है। सोहेल भाई, आप हमें साथ साथ ये बताएं कि दोस्तों के साथ आपका रिलेशन कैसा रहता है? उनको टाइम दे पाते हैं? आप उनके साथ जब आप होते हैं तो आप सिंगर सोहेल बलोच होते हैं या जज सोहेल बलोच होते हैं? मैं असल में सिंगर बाद में, पहले भाई होता हूँ, दोस्त होता हूँ उनका। जी जी। और मुझे दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ इस वजह से अच्छा लगता है कि मैं अगर अकेले बैठूँ तो शायद बहुत कुछ सोचूं, जी। वहाँ तक मैं जाता हूँ तो मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हंसी मजाक, ऐसा लगता है कि दुनिया बस यही है कि दोस्तों के साथ ही बैठा हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है दोस्तों के साथ बैठना। और ऐसा है कि हमारी गैदरिंग अक्सर संडे वाले दिन जहाँ पर हम करते हैं, वहाँ पर तो उस दिन का इंतज़ार करता हूँ हमेशा मैं जी, कि कब वो दिन है हम बैठे बातें करें। इलाके में भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन वहाँ पर भी बैठ के अच्छा लगता है हमें। और फैमिली वो अलग चीज़ है, वो फैमिली को अलग तरीके से टाइम देना पड़ता है, दोस्तों को अलग तरीके से। दोस्तों में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ मैं सिंगर होता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी सिंगर फिर बनाते हैं मुझे, फरमाइश भी करते हैं सुहेल भाई वो, क्योंकि मैं अक्सर आपको पता है जॉली मूड का बन रहा हूँ, मजाक बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो वो कभी कभी मुझसे कहते हैं कुछ उसको सुनाना उसको सुना, तो मज़ा आता है वहाँ पर बैठने में। तो जब रात का टाइम होता है ऐसा लगता है यार और लंबा ज़रा ये रात और ज़रा लंबा हो जाए ताकि हम मज़ीद बैठें, लेकिन टाइमिंग की वजह से घर चले जाते हैं फिर बाद में। मतलब हमने ये भी सुना है कि बचपन में आप बहुत शरारती हुआ करते थे, तो कोई ऐसा वाकया बचपन का अगर आप हमें सुनाएं जो शरारत की हो आपने? बचपन में शरारतें हाँ बहुत किया करता था मैं। तो बचपन की शरारतों में कुछ और चीज़ें भी होती थी, लेकिन बचपन की कुछ शरारतें शायद मैं भूल गया हूँ। लेकिन उससे बड़ा होते स्कूल में टीचरों की मिमिक्री करता था मैं। अपने टीचर जो होते थे, मैं सबसे पहले उनकी मिमिक्री करता था कि ये टीचर आता है तो ये किस तरह से बातें करता है बच्चों से, ये आता है तो इसका रवैया किस तरह, तो वो बिल्कुल हाथ किस तरह हिलाते थे, उसकी आवाज़, वो आवाज़ हमें जरा करके दिखाई टीचर की। उस वक्त जब वो टीचर था हमारा, तो उसकी क्या करो यहाँ के बैठ जाओ, तो उसकी आवाज़ बिल्कुल इसी तरह होती थी ना। तो कभी कभी ऐसा होता था, एक बार ऐसा हुआ कि मैं उसकी नकल उतारा था। मैंने कहा वो सबने कहा वो टीचर आया नहीं है, वो नहीं आया। मैंने कहा नहीं आया, तो पता नहीं कौन सा टीचर है क्लास लेने के लिए। ऐसे ही मैं कुछ लड़के सर नीचे, इनको नीचे था, तो मैं ऐसे आया, मैंने सब अपने अपने कापियाँ खोलो देखा। फिर मुझे पता नहीं पीछे वो सर खड़े हैं, वो पीछे मारते मुझे देखा खड़ा, मेरी नकल उतारता हूँ। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उसने हर बार मुझे खुद का मैं किस तरह से बात, शुरू में मुझे मारा, फिर बाद में लगा से यार ये भी टैलेंट है इसमें। क्योंकि मैं पढ़ा हूँ CMS स्कूल में, वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे जो बहुत म्यूज़िक को और ऐसी चीज़ों को उनको अच्छा लगता था। ऐसी चीज़ें जो जिन बंदे में टैलेंट हो तो उसको आगे लेकर आते थे। जी। ऐसा होता था कि मैं उर्दू गाने गाता था। ये भी एक मैं आपको सुना कि मुझे 9th में पता चला कि मैं उर्दू सही नहीं पढ़ता हूँ। 9th क्लास में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं उर्दू सही नहीं पढ़ता हूँ, और मैं उर्दू गाने गाता था उस वक्त।
9th में ऐसा हुआ कि जब मैं आया तो टीचर ने खड़ा किया मुझे मुताले पाकिस्तान पढ़ने के लिए। मैं खड़ा हो गया वहाँ पर। मुझे कहा असवल पढ़े। मैंने पढ़ा। पढ़ के जब मैं बैठ गया तो मुझे कहा असवल मैं अंदर तुम्हें खड़ा करूँ ना तो बलोची में नहीं पढ़ने आपने। मैंने कहा बलोची में नहीं पढ़ने, मैं तो उर्दू पढ़ा है। हमारे घर वाले तो कहते हैं असवल अखबार भी पढ़ता है। जब हम छोटे थे 3री से 4th में गए तो घर वाले कहते हैं मेरा बेटा अखबार भी पढ़ता है। ऐसा लगता है कि अखबार के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हमारे घर वालों को पता नहीं था कि अखबार के अल्फाज मुख्तलिफ है, किताब के अल्फाज मुख्तलिफ हैं। अल्फाज तो वही है, वो न्यूज़ होते हैं, ये सबक होता है हमारा। तो मैंने कहा मेरे घर बता आइंदा मैं तुम्हें खड़ा करूँ तो बलोची नहीं पढ़ना है। मैंने कहा मैं बलोची में मैंने कैसे पढ़ा है, मैं तो उर्दू पढ़ रहा हूँ और मुताले पाकिस्तान है उर्दू में। तो क्रिश्चियन जो मेरे दोस्त थे तो उन्होंने कहा सुहेल भाई ये मसला ये कि आप फ़र्क को पर्क बोलते हो, गरीब को गरीब बोलते हो। फिर मैं कहा मुझे सिखाओ मुझे। यानी 9th में तब था, तब मुझे पता चला गैन होता है, फे होता है, काफ होता है, हाय होता है। तो फिर गाने में मेरी उर्दू ठीक ये इन लोगों ने की, जो क्रिश्चियन थे मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरे गाने में मेरी उर्दू इन लोगों ने ठीक की। शायद बातें करने में मेरे साथ कुछ मसला हो जाए, लेकिन गाने में मसला नहीं होगा मुझसे, क्योंकि वो अल्फाज टाइम टू टाइम आपको देने पड़ते हैं ना। वो उसमें आपको सोचना पड़ता है ये गैन है, ये काफ है, ये क्योंकि अगर मेरी ज़बान अगर उसी तरह बलोची की तरह होती तो मुझे इंडियंस कैसे बुलाते हैं, ये पाकिस्तानी प्रोग्राम में कैसे बुलाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी तो इनके तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। मेरा तलफ़ुज़ उर्दू में ठीक करने वाले यही थे। किसी सिंगर्स की आप करते हैं मिमिक्री साहब में? सिंगर्स की मैं असल में मिमिक्री नहीं, मैं उनको चाहता हूँ बहुत उनकी तरह। उनको मैं चाहता हूँ जितने सिंगर की अगर मैं आवाज़ की कॉपी करने की कोशिश करता हूँ तो समझना उनको मैं बहुत चाहता हूँ। मैं उनसे मतलब मेरी दिल लगी है मुझे, मैं उनको बहुत सुनता हूँ, क्योंकि सुनने से आप उनको जब सुनते हो तो उनकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है ना। तो बलोची उर्दू के जो सिंगर हैं हमारे पुराने, उनको बहुत सुनता था मैं। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब है, मोहम्मद रफ़ी साहब के जो जितने सिंगर थे, जैसे अजीज़ है, शब्बीर कुमार, अनवर है, सोनू निगम है, ये किशोर कुमार की जो आवाज़ें हैं, मनोज राठौर है, अभिजीत है, कुमार सानू, इनको मुकेश की जो आवाज़ें हैं, मुझे पता है मुकेश किस तरह गाता है, उसका बेटा किस तरह गाता है। खैर उनकी कॉपी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो आवाज़ किस तरह निकालते हैं, मुकेश की आवाज़ किस तरह थी, या किशोर जो गाता था उसकी आवाज़ किस तरह, बेटे की आवाज़ किस तरह है। अगर लोग समझते हैं कि शायद एक ही सिंगर है, लेकिन समझते हैं जो सुनते हैं वो समझते हैं कि भाई ये मैन सिंगर नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज़ मेरे कान में पड़ी है, ये कॉपी करा दूसरा। ऐसा बाबला मेहता था, जब मुकेश के गाने गाता तो लोग समझते मुकेश है, लेकिन मुझे पता चलता था कि उसकी आवाज़ में ज़रा अजीब है, इसकी आवाज़ ज़रा मुख्तलिफ है, तो उनको कॉपी करता सुनता था। जैसे कुछ आवाज़ें SP वाला साथिया ये तूने क्या किया, ओ बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतज़ार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। जितनी मोहब्बत सह न सकूंगा, सच मानो जिंदा रह न सकूंगा, अब जीना मरना मेरा जन्म तेरे हाथ है। ऐसे बहुत से सिंगर, ऐसे किशोर कुमार के जैसे उसकी आवाज़ है, आहा मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। किशोर भी सॉफ्ट सुरों में जब गाता था तो उसके हजार राहें, उसकी फिर कुमार सानू इसी आवाज़ में वो कॉपी करता है, जैसे उसके गाने गाता है। मुकेश के जो तरीका था, जाने कहाँ गए वो दिन कहते
नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अब इसके बेटे की आवाज जरा इससे मुक्ति। कसम क्या होती है वो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना, वो अजीब से उसकी आवाज़ में। उसके बहुत से ऐसे गाने हैं जैसे सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें। वो अलग तरीके से मुकेश के अंदाज में उसने भी गाया, लेकिन वो ज़रा मुख्तलिफ तरीके से गाता था। मनोहर दास थे उसकी आवाज़ में। कौन है वो अपनों में कोई, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, ये भी मुकेश के अंदाज में। किशोर कुमार के अंदाज में जो गाने वाले सिंगर थे, जैसे किशोर कुमार इस तरह जब गाता तो ऐसा ऐसी आवाज जैसे विनोद राठौर ने लिए, तेरी चाहत की चांदनी मेरी आंखों में ढल गई। फिर वो दूसरा जो मैं अक्सर कहता सॉफ्ट सुरों में जब गाते थे तो कुमार सानू ने उसे, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। किशोर स्किल में तो कुमार सानू इस स्किल में उसे वो गाने लगे। जैसे हमारे मेडिसन खान साहब थे जी, लेकिन उसको गाने में ज़रा ऐसा लगता क्योंकि फेस एक्सप्रेशन भी चेंज करना पड़ता है फिर। आप मैंने सुना कि आप सोनू निगम भी बड़ा अच्छा गाते हैं सोहेल भाई। सोनू निगम को असल में वो सब रफ़ी के, मैं खुद रफ़ी को बहुत सुनता हूँ, किशोर कुमार को बहुत सुनता हूँ मैं, तो शायद ऐसा लगता है। लेकिन मैं सोनू निगम के कौन सा गाना, बहुत से गाने उसके, तन्हाई तन्हाई दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई, तुमको जो प्यार किया मैंने तो मिटाए, तन्हाई तन्हाई मीलों है फैली हुई तन्हाई। ऐसे फिर उसी कैटेगरी में अजीज आता है, शब्बीर कुमार आता है, उनकी आवाज़ पूरी मुख्तलिफ है। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। फिर शब्बीर कुमार, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज़ लो मैं आ गया। वो पूरा तब से गाता था वो। ये तो इनकी आवाज़ है। वैसे बहुत से सिंगर अभी ज़हन में नहीं आ रहे मेरे। अब कोई एक तो हमारे बलोची लेजेंड्स में से अगर किसी को हमारे बलोची आया, बलोची उस्ताद अब्दुल अजीज़, जिसको मैं बहुत सुनता हूँ। अक्सर मैं जब मैं उर्दू गाने गाता था, कोई मुझे स्टेज में बलोची गाने के लिए कहता तो मैं उस्ताद अजीज़ के गाने गाता था वहाँ पर क्योंकि उसकी आवाज़ से मैं बहुत मुतासर अभी तक भी हूँ। मैं अभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसी गाने गाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गानों से उसके गाने ज़्यादा सुने जाते थे और अब भी सुनते हैं लोग। मनी मागुल हो कदी काए, मनी अरवा मनी साए, अरे मनी मागुल मागुल मनी मागुल कदी काए, मनी अरवा मनी
साए, इसके वो क्या मैंने ज़रा उस इसके ऊंचा है कि वो अपने तरीके से गाता है वो, बहुत से ऐसे गाने हैं। वाह गो दादानी जने टाली, अरे वाह गो दादानी जने टाली, जीपा तो दाबानी जने टाली, अरे जीपा तो दाबानी जने टाली। ये उस्ताद अजीज, उसको बहुत सुनता है। जाड़ो कमारे वो मुख्तलिफ, वो बहुत अजीब उसकी आवाज़ बिल्कुल बहुत सुरीली, मुख्तलिफ आवाज़ थी उसकी। जी ओ जाने रेत गुबाजे तगंतु साल नजाके चेरुदाता से नगामा दिलवती चाके बजगे चम्मा मने चू बजगे जाने चम्मा मने चू जंबरा ग्वारा आ तेरा तैगा दिले दर्दा दिला दारा। सोहेल भाई, उस्ताद नूर मोहम्मद नूरल भी हमें थोड़ा सा आप सुना। उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन कभी कॉपी करने की कोशिश नहीं की मैंने। उसके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत से गाने जी तो अच्छा गाते हैं वो। एक वक्ता जब उसको बहुत अदब को ये लेकर है बलोची में जी, ये बड़ी बात है कि शायरों की पहचान उस्ताद नूर मोहम्मद नूरल ने कराई कि हमारे इतने अच्छे अच्छे शायर हैं, पहचान उसने करे। हम कहाँ जानते थे कि कौन सा शायर है कौन सा शायर, लेकिन हमारे शायर भी गालिब से कम नहीं है, हमारे पास भी मीर तकी मीर से कम शायर नहीं है। इसकी पहचान उसको उस्ताद नूर मोहम्मद नूरल जो है ना उसने दिखाया हमें, वो लेकर आया और लोग सुनते थे इसको बाकायदा। असल में हमारे ऑडियंस जो है ना मासूम है, वो उसको जो देता है उसी को सुनते हैं। जब अदब था तो लोग उसको सुनते थे, अब अजीब गाने अब लोग बेअदब हैं तो लोग हाँ। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप प्रोग्राम में क्यों नहीं जाते हो। अक्सर मैं प्रोग्राम में मेरा ये सवाल भी था आपसे पूछने के लिए। हाँ, मैं सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रोग्राम में जाने से आपकी आवाज़ को सुनते नहीं है। ऐसा बहुत बार मुझे कहा है, मुझे क्या कि आप आ जाओ प्रोग्राम। मैंने कहा यार मैं लेडीज़ में गाता नहीं हूँ, मैं लेडीज़ सिंगर ही नहीं हूँ मैं। पहली बात ये कि लोगों क्यों रुलाओगे मेरी आवाज़ से। देखो डांस वांस वाले तो गाने गाओ यार, वो तो गाने आपको गाने जी। मैंने कहा यार डांस वाले गाने में कितना गाऊँ, अगर एक गाऊँ तो आप अगर दूसरा भी गाओ, शायद मेरे पास इतने गाने नहीं होंगे। नहीं तो रिदम बच रहा है। मैंने कहा फिर रिदम बजाओ ना, सिंगर को क्यों लेकर आते हो आप प्रोग्राम में। आपको रिदम से मसला है तो रिदम मतलब आपको रिदम अच्छी लगती है, वो आपको ठीक लगता है तो वो बजाए। सिंगर को क्यों लेकर आते हैं अल्ले अब्बो करने के लिए, सिर्फ अल्ले वो अच्छे अच्छे गाने फिर अल्ले अब्बो करके वो डांस वाले बनाते हैं उसको। ऐसे बहुत से मैंने गाने देखे, गमगीन गाने, वो सिर्फ लोग डांस करें अल्ले अब वो गमगीन गाने गा रहे हैं। बहुत गम, इतना गम है कि बंदा पहले रो रहा था लेकिन बाद में अल्ले अब्बो डाल डाल के उस गाने को डांस वाला बना दे लोगों ने। जैसे नसीर बलोच का एक गाना है तो याद मना काए महर को जा बिना, तो मैंने हमेशा देखा कि बलोची शादियों के फंक्शन में जब भी ये गाना बजाए तो वो जो फील होती थी सैडनेस वाली वो ख़त्म हो जाती थी। मतलब उसको इतने फास्ट रिदम में वो बजाते थे जो लोकल सिंगर हमारे होते थे, तो वही वाली चीज़ फिर से याद आती थी कि यार इतना उदास गाना है, इस पर बंदा रोए या डांस करने के लिए उठे। बहुत से नसीर के अच्छे नसीर अच्छा गाता है, अच्छा इंसान भी है, बहुत अच्छा इंसान है। उसके गाने वो तो आप मनती शवाज़ जंद को तगारा, लेकिन बड़ा गमगीन गाना है। लेकिन ऐसा लोग इसको फिर लेके डांस करना, नसीर खुद गाएगा इस तरह नहीं गाएगा, नसीर ठीक तरह से गाएगा, लेकिन उसके गाने को जब दूसरे लेकर गाते हैं तो बस मस्ती में ताकि लोग डांस करें, मुझे फिर ये अच्छा नहीं लगता। एक तो रेसल नहीं है, दूसरे के मुझे अच्छा भी नहीं लगता शायद, क्योंकि मैं सिंगर हूँ। सिंगर क्या चाहता है, वाह चाहता है जी जी, अपनी आवाज़ को दिखाने के लिए वाह चाहता है ना। क्योंकि मेरी आवाज़, मैं नहीं कहता कि डांस वाले गाने हैं वो, लेकिन डांस वाले गाने भी आप खूबसूरती से गाए उसको, खूबसूरती से तो गा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका रेसल ही नहीं उसके साथ। जी, वो धपक टिडिंग तड़ांग जब, अभी उसमें क्या गाओगे आप। मतलब आपके अच्छे अच्छे गाने उसमें चटांग, रेसल नहीं होता है। रेसल बगैर रेसल के गाना बेकार होता है। अक्सर कहता हूँ रेसल लाजमी है। जी, अगर स्कूल के प्रोग्राम होते हैं
अक्सर स्कूलों के प्रोग्राम देखते हो, हमारे लियारी के स्कूल के प्रोग्राम होते हैं, जब स्टेज पे आते हैं और रेसल करके आते हैं, इनसे तो कुछ सीखे आप। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं वहाँ पर स्टेज पे आकर, उनसे सीखे। स्कूल के, हमारे लियारी के स्कूल के बच्चे हैं, इनके प्रोग्राम स्टेज पे होते हैं, रेसल कर। बहुत ऐसा होता है, बहुत बार कुछ ऐसे सॉन्ग थे उन पे उन लोगों ने टैबलो बनाया, कुछ लोग रोने लगे उनकी एक्टिंग से। होते बहुत होते हैं, तो बिल्कुल। आप भी करें, रेसल करें, बगैर रेसल के कुछ होता नहीं है, बगैर उस्ताद के कुछ होता नहीं, बगैर रेसल के कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। ये मैं कहता हूँ हमेशा। अब सोहेल भाई, जैसे हमारे पास किसी ज़माने में बीएमसी हुआ करता था, जीजे प्रोडक्शंस के नाम से हुआ करते थे, वशमल्ले हुआ करता था। इनके बंद होने से हमारे बलूची सिंगर्स को कोई असर पड़ा है, या नुकसान हुआ है, या अच्छा हुआ है? क्या आप कहते हैं? इनके बंद होने का वजह, उनके बंद होने की वजह वो है कि जो हमारे चैनल बने लोगों के, यूट्यूब, डिजिटल मीडिया आने के। साइट बनाए उन लोगों के। जी एक प्रोडक्शन जब कुछ खर्च करता है, वो चाहता है मेरे पास कुछ आ जाए। जी। वो जाहिर है, बंदे का एक मकसद होता है प्रोडक्शन खोलना। एक दुकान जब खोलते हो तो चाहते हो मैं कमाऊँ उससे। जी। तो प्रोडक्शन खोलने का मकसद ये था कि मैं कुछ कमाऊँ वहाँ से। अब वो सॉन्ग, जैसे मेरा एल्बम है, लास्ट में मेरा एल्बम आया, मेरे बाद किसी का एल्बम कंपनी ने रिलीज़ नहीं किया। दूसरा जो एल्बम था मेरा, उसके बाद कंपनी ने रिलीज़ नहीं कहा। जिसने रिलीज़ करवाया उसने अपने खर्चे से करवाया था। जी। मेरा लास्ट एल्बम था जो बीएमसी ने अपने खर्चे से रिलीज़ किया। आपका एल्बम मार्केट में है, फॉरेन साइट में आ जाता है, कौन बंदा जाके खरीदेगा उसको? हाँ। कोई नहीं खरीदेगा ना। वो फॉरेन साइट से डाउनलोड करके उसको अपने पास ही रखेगा। हमारे पास कॉपीराइट का बड़ा मसला रहा है बलोची नहीं, गानों में। आप कॉपीराइट, आप चैनल बनाओ, के चैनल से गाने ले लेते हैं। जी। मतलब कुछ होगा नहीं। आप किसी इंडियन गाने को लो, फौरन फेसबुक या यूट्यूब को वार्निंग देगा। हमारा कुछ है नहीं, या शायद उसको बनाने में कुछ खर्च हो जाता है। सोहेल भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे इसमें जो बलोच डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, या अभी भी हमारे बहुत सारे बलोची सिंगर हैं, उनकी कोताही है कि वो चीज़ों के बारे में नहीं जानते, या वो नहीं जाते रिसर्च करने के लिए। बहुत सारे सिंगर आजकल के दौर में एक कह सकते हैं कि कंपनी है डिस्ट्रोकिड के नाम से। अगर आप अपना गाना, वो आपसे सालाना चार्जेस लेते हैं अपने मतलब वेबसाइट में गाने ऐड करने के, लेकिन उसका फ़ायदा ये कि आप डिस्ट्रोकिड में अगर आप गाना डालेंगे ना, तो आपका गाना कॉपीराइटेड हो जाएगा। वो गाना आपके चैनल के अलावा कोई भी दूसरा अपलोड करेगा, उसके ऊपर कॉपीराइट का स्ट्राइक चला जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो जितने बलोच डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, या हमारे बलोच कुछ सिंगर्स हैं, सबको नहीं कह सकता, कुछ सिंगर्स हैं जो अब तक नहीं जानते डिस्ट्रोकिड के बारे में। आप बाहर के जितने सिंगर्स देखेंगे सोहेल भाई, वो सारे अपने गाने सोशल मीडिया में डालने से पहले डिस्ट्रोकिड में डालते हैं। डिस्ट्रोकिड से आपको ये फ़ायदा होता है कि डिस्ट्रोकिड में आप गाना अपना अपलोड करते हैं, वो गाना यूट्यूब में भी कॉपीराइटेड हो जाएगा, वो गाना टिकटॉक में भी कॉपीराइटेड हो जाएगा, वो गाना इंस्टाग्राम में भी कॉपीराइटेड हो जाएगा, वो गाना फेसबुक में भी कॉपीराइटेड हो जाएगा, इवन स्नैपचैट में भी वो गाना कॉपीराइटेड हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने अगर कोई टिकटॉक बनाया आपके गाने पे, उसको मैंने अगर आपको क्रेडिट नहीं दिया, गाना अपलोड कर दिया, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा उसको कि ये सोहेल बलोच का गाना है, आपने अपने पास यूज़ किया है। लिहाजा हम इस पे स्ट्राइक नहीं लगाएंगे, लेकिन जितने आपके राइट्स बनते हैं या रॉयल्टी आपके वीडियो से बनेगी, वो सारा उस अकाउंट को या उस चैनल को मूव कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अब भी ये चीज़ें करने की ज़रूरत है कि वो जाएं, आगे बढ़ें और ऐसी चीज़ें करें। करना तो चाहिए, क्योंकि एक बंदा अभी देखे प्रोडक्शन को आपका एल्बम नहीं बना रहा है, वो नहीं बना रहा है, बंदा खुद बना के दे देते हैं वहाँ पर। इतना तो आप कर सकते हैं फिर। जी। इतना तो करें, खुद कुछ तो खर्च करें। अभी तो खर्च नहीं कर रहे, पहले तो पूरा एल्बम आप खर्च करते थे, लेकिन अभी वो बंदा सब कुछ बना के आपको दे रहे हैं। तक ये करो ताकि इससे सीखे बंदा ना। क्योंकि जब आप करोगे तो आप बताओगे कल मैं भी करूँगा, मैं किसी और को बताऊँगा वो भी करेगा। फिर इस तरह होगा कि आपके गाने सेव होंगे, आपका गाना कोई चोरी करेगा नहीं। जी। तो होना चाहिए ऐसा कुछ। प्रोडक्शन वालों को चाहिए कि आप जब बंदा अभी, क्योंकि अभी नहीं कर रहे हैं, मुझे बार बार कहते थे जब आपका एल्बम बन जाए तो देना, मैं रिलीज़ करूँ। मैं क्यों आपको दूँ? मेरा स्पॉन्सर मसला ये होता। आज मैं आपके तवज्जुह से बात कहना चाहता हूँ। मेरा एल्बम जब बना तो मेरे पैसे किसी और ने दिए थे, तो मेरा एल्बम रुक गया उसके पास। तो बंदा, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार आपने मेरा गाने रोक दिए, आप मेरे गाने कंपोज नहीं कर, लेकिन वो क्या समझेगा कि मैंने उसके पैसे खा लिए मैंने। जी। जी।
तो आप कुछ करें यार। वो बंदा शायद कहेगा मुझे नहीं, लेकिन सोचेगा दिल में ज़रूर। आपने मेरे गाने इतने साल में रोक दिए, मुझे तो स्क्रीन से ही आउट कर दिया आपने। ये बार बार मैंने कह दिया इसको, मैंने कहा स्क्रीन से आउट कर दिया आपने मुझे। जब वो गाने मेरे चल रहे थे उस वक्त वो चाहिए था उसी साल दूसरे साल मेरे ये एल्बम आ जाए जी। लेकिन उसके बाद तो बच्चे बड़े हो गए, मुझे पहचानते कौन है? जो पुराना बंदा शायद पहचानेगा मुझे, जिन्होंने केबल के वक्त वीडियोस देखी हो। केबल में अब चलता क्या, अब तो मोबाइल सबके पास है। अब तो टीवी देखते बहुत कम है लोग। देखते कम है। तो मैं ही कहता हूँ कभी भी ऐसे चैनल होते हैं, बता कितने दिनों के बाद उस चैनल को जाके मैं सर्च करता हूँ, पहले उसको डस्ट साफ कर दूँ। बहुत टाइम के बाद डस्ट से तो भरा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना जी। बहुत टाइम बाद किसी चैनल को देखने, अब देखते भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल में ये है कि एक तो हमारे इलाके में लाइट ही नहीं होती। पहले लाइट का तो मसला, बड़ा मसला इशू यही है कि लाइट नहीं होती। लेकिन मोबाइल तो सबके पैकेज होते हैं, वहीं पर वीडियो देखेंगे, फिल्में वहीं पर गाने वहीं पर देखेंगे। लेकिन अभी तो बंदा वो गाने देखेगा जो उसके कान में कहीं से आ रहा है, उसको सर्च करेगा। उसके नीचे शायद मेरा गाना है तब देखेगा, नहीं आएगा तो नहीं देखेगा वो। तो मैंने कहा आपने तो स्क्रीन से आउट कर दिया मुझे। लेकिन अभी भी खामोशी है, फ़ोन नहीं उठाते, अजीब सा बंदा है वो। बिल्कुल इसी तरह है। और मैं दोबारा प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ आऊँगा जो गाने डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आपको नहीं लगता कि अभी जैसे स्पॉटिफाई का दौर है, साउंड क्लाउड का दौर है, यूट्यूब चैनल्स का दौर है, कि हमारे जो प्रोडक्शन हाउसेस हुआ करते थे, वशमल्ले, बीएमसी, जीजे या साहिर, इनको मूव होके भी प्रॉपर स्पॉटिफाई में अपना एक चैनल बनाना चाहिए, यूट्यूब में बनाना चाहिए, बाकी जगहों पे, ताकि एक जो सिलसिला चल रहा था एल्बम्स का, अगर अब एल्बम नहीं हो रहे, जैसे हमारे पास टी सीरीज करती है, सोनी म्यूजिक करता है कि वो सिंगर्स को पे करते हैं अब भी एक गाना बनाने के लिए भी। वो मतलब एक अच्छी सी ऑडियो तैयार करवाते हैं, उसको प्रॉपर बड़ा एक वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं, उसको अपने यूट्यूब में डाल देते हैं, और क्वालिटी अच्छी होने की वजह से वो 200 मिलियन में भी, 300 मिलियन व्यूज़ में भी पहुंच जाते हैं उनके गाने। मतलब यूट्यूब से उनको इतनी इनकम हो जाती है कि वो अगर सीडीज बना के भेजें भी उनको उतनी नहीं मिलती जितनी एक वीडियो से अब वो पैसे कमा सकते हैं। अभी तो है, इनके चैनल हैं, मैंने अक्सर देखे हैं, इनके चैनल आते हैं। लेकिन बाकी जो आपने बताया जो दूसरे साइट है उनमें शायद नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं किया होगा उन्होंने अब तक खुद को। बाकी इसमें यूट्यूब में तो इनके चैनल मैंने देखे हैं। अक्सर मुझे कहते हैं अपने गाने तो यूट्यूब में देंगे हम, रिलीज तो करेंगे नहीं, यूट्यूब में देंगे, क्योंकि अब रिलीज करने वाला दौर ही नहीं है कि आप सीडी बनाओ, कैसेट तो है नहीं, अब वो दौर ही नहीं है। तो सोहेल भाई, हम अपने बलोची म्यूजिक को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? बलोची म्यूजिक को देखो आगे तो बढ़ा रहे हैं, कुछ हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं, उनको फॉलो करना है। उनको क्यों सुन रहे हैं भाई? हमारे कैफी कलील को सुना क्यों लोगों ने? क्योंकि वो म्यूजिक में वही गाने जो हमारे सिंगर ने गाए, कवर सॉन्ग ज्यादा गाए उसने। मतलब जितने भी सॉन्ग है जो हमारे सिंगर थे हमारे, उनके गाने इसने गाए, लेकिन व्यूवर्स उनसे इनके ज्यादा है। वजह क्योंकि इसको दूसरी जबान के लोग भी सुन रहे हैं इसी म्यूजिक की वजह से। ऐसे बहुत से गाने, जिस तरह बच के अब्दाले वाला गाना, या उससे बहुत से गाने जो दूसरे सिंगर ने गाए, उनके व्यूवर्स देखना, इसके व्यूवर्स देखना। गाना तो उनका है जी, चे अमीरी चे गरीबी जो गाना है वो सुनना, जिसने गाया उससे उसके व्यूवर्स ज्यादा है जी। वजह ये नहीं कि वजह आपने भी अच्छा गाया, मैंने को तो आपने अच्छा नहीं गाया, आपके म्यूजिक में अट्रैक्शन नहीं है, इस वजह से उन लोगों ने सुना नहीं, उसके म्यूजिक की वजह से लोग सुन रहे हैं। तो ये म्यूजिक हमारा चेंज क्यों नहीं हो पाता सोहेल भाई? चेंज खुद नहीं कर रहे हैं, चेंज कैसे होगा? नहीं, आप चेंज करवा लो जो दूसरे कर रहे हैं। ऐसे बहुत से सिंगर है हमारे, गाने सुनना जो हमारे उस्ताद अलीम भाई ने, उस्ताद अलीम जी, जैसे वाब बलोच के गाने, वाब बलोच के खुद गाने चेंज है जी, बिल्कुल चेंज है, काफी हद तक चेंज है। आसमी के गाने शुरू में चेंज थे, जब शुरू में बनाए तो चेंज थे जी। ऐसे बहुत से सिंगर है। इस्लाम ज़ेमर बड़ा जबरदस्त, बहुत सुरीला बंदा है, बहुत अच्छा गाता है जी। उसके म्यूजिक चेंज है। 2-3 और भी, बलुस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, चेंज किया इन लोगों ने। आजकल नादिर नाम का भी एक सिंगर है, वो भी लड़की के साथ जिसने जो नादिर ईरान में है, नहीं, नादिर बलूचिस्तान से भी एक नादिर हैं, नादिर असलम मेरे ख्याल से उनका पूरा नाम है। उनका भी इस्लाम ज़ेमर की तरह का म्यूजिक है, वो बड़ा अच्छा गाते हैं। और 2 होत ब्रदर्स हैं, वो ईरान से हैं, उनकी भी मतलब गाने अगर आप सुने ज़बरदस्त मज़ा आता है। ये हम देख रहे हैं कि हमारी जो अभी की जो यंग जनरेशन आ रही है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो
रिवाज बना था बलोची म्यूजिक का, उससे थोड़ा सा उसको घुमाएं दूसरी तरफ भी, ताकि ऑडियंस वाइडर हो सके, क्योंकि तब्दीली तो आनी चाहिए ना। तब्दीली जो जिद्दत है म्यूजिक में जो हम देख रहे हैं, आपने इंडियन में देखा A.R. रहमान बिल्कुल मुख्तलिफ। ये नहीं कि वो अपने इलाके म्यूजिक उसने छोड़ा है, उसको भी लेकर आता है, लेकिन वेस्टर्न स्टाइल में भी है। ऐसे बहुत से गाने बनाए इसने, हरे रामा ये क्या हुआ, ऐसे बहुत से गाने। वो गाना कितना मतलब छैया चाहिए, कितना मुख्तलिफ है। फिर ताल फिल्म की ताल फिल्म के गाने देखना, ताल फिल्म के गाने बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जी जी तो मतलब वो जिद्दत लेकर है अपने म्यूजिक में, तभी तो लोग उसको सुन रहे हैं अभी। पहले फिल्मों से, बम्बई फिल्म हो या रोजा फिल्म हो, उससे लेकर उसने बिल्कुल म्यूजिक चेंज किया उन लोगों ने ना। जी 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 तो आप चेंज करें, चेंज कर ताकि लोग आपके म्यूजिक को सुने, आपको पहचाने। सिर्फ हम नहीं है कि सिर्फ पहचानने वाले आपको, आप सिंगर हो, आपको दूसरे भी पहचाने। जैसे दूसरे सिंगर किसी बाजार में जाए सभी इसको देखेंगे, हमारे बलोची सिंगर किसी बाजार में जैसे बलोची देखेंगे उसको, कोई दूसरा थोड़ी पहचानता है इसको। उसकी वजह है कि आपको कौन पहचानेगा, आपने खुद को महदूद कर दिया है, सिर्फ आपको बलोची पहचानेंगे। जी। ऐसा और हमारे पास सर बहुत सारे सिंगर्स हैं, वो ये भी एक्सक्यूज करते हैं कि यार बलोची हर किसी को समझ नहीं आती, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि हम पंजाबी गाने भी सुन रहे होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा है कि आजकल इंडियन कुछ साउथ इंडियन गाने मशहूर हो जाते हैं, वो भी अपने घर में सुन रहे होते हैं। जैसे बीच में कुछ मशहूर हुआ था अप्सरा हाली, वो आपके अल्फाज आपको बिल्कुल भी समझ मराठी नहीं फिल्म आएंगे, का- लेकिन आप म्यूजिक पे उसके एंजॉय कर रहे होते हैं। नहीं, बलोची अगर ऐसी बात होती है तो सलीम जावेद को कोई नहीं सुनता। सलीम जावेद को कोई नहीं सुनता। सलीम जावेद ने कितने बलोची गाने गाए, जी जी सबने सुने। अंदाना सरुती रंदाना, बाबुल सीरे, लैला लैला, बहुत से तर्ज पे भी गाए इसने। जी। अभी अली जफर ने रिसेंटली बलोची गाना गाया। लैला लैला इसने गाया। जी क्यों नहीं सुनेंगे आप? बलोची सुनते नहीं, बलोची सुनेंगे आप, म्यूजिक में इतना तब्दीली तो लेकर आए। आपने खुद को महदूद कर दिया है, उससे हटे। ऐसा बलोची गाने बहुत से, मतलब दिला तीर बेजा सुपर हिट में अब तक सुन रहे हैं लोग उसको। ये नहीं कि बीच में कोई पंजाबी सिंधी अल्फाज डाले, लफ्ज दिला तीर बजा लोगों को याद है। जी लोगों को सिंधी पंजाबी जो अल्फाज बीच में जो उसने शायर ने लिखे हैं वो याद नहीं है, लेकिन शुरू का स्टाइल संचय सबको याद है, दिला तीर बेजा। वो बलोची अल्फाज है ना, इतना मशहूर हुआ कि R.D. बर्मन ने इसी कंपोजिशन में वो अमित कुमार को गवाया, सेम इसी गाने को। जी जी तो इतना मशहूर हुआ, मतलब अभी कना यारी, हालांकि आया तो बलोची, लेकिन कितने मिलियन में लोगों ने सुना। और मतलब हम देखते हैं यहाँ से गाड़ियों में लोग गुजर रहे होते हैं, उनके गाड़ियों में चल रहा होता है, वो बलोच नहीं होते लेकिन फिर भी सुन रहे हैं उसको। भाई हमारे घर में जो मराठी सॉन्ग सुनते हैं, जो गुजराती सॉन्ग सुने जाते हैं म्यूजिक की वजह से, जैसे हमने क्लासी का जो कुछ पिछले साल शायद आया हुआ, कुछ महीने पहले आया था कोक में, इंडियन कोक में, वो शादियों पे बज रहा है वो गाना। जी जी वो उसकी वजह है कि म्यूजिक है। कौन गुजराती समझता है? लारी के लोग सारे गुजराती वो समझेंगे, लेकिन बलोच हैं या दूसरी कास्ट के लोग हैं, दूसरी कौम के, वो तो गुजराती, लेकिन उनके घरों में बज रहे हैं सिर्फ म्यूजिक की वजह से। गुलो गुलो जब गाना आता है अरबी, तो किसी ने समझा क्या बोल रहे हैं? नहीं, लेकिन हमारे शादियों में तो बज रहा था वो गाना। जी। या सिंधी एक सॉन्ग था आशिक मजबूर है, सब सुन रहे थे। लफ्ज तो कोई जानता नहीं, असल में म्यूजिक की वजह से लोग सुनते हैं ताकि शादी ब्याह हो या घर में कुछ मज़ा, क्योंकि वो मज़ा चाहते हैं। आप अपने म्यूजिक को चेंज करें, आपको भी सुनेंगे लोग। सुहेल भाई, मैंने मतलब अपनी एक चीज़ एक्सपीरियंस की है हमेशा कि हमारे पास बलोची सिंगर्स दो किस्म के मैं कह सकता हूँ हैं। एक वो जो कराची में रहते हैं, अपने गाने बनाते हैं, और दूसरे वो जो बलूचिस्तान में रहते हैं, अपने गाने बनाते हैं। दोनों बलोची रहे होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास से गाने रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, लेकिन उन दोनों में फ़र्क हमेशा दिखाई देता है कि मतलब कराची के सिंगर का गाना दिखता है कि ये किसी कराची वाले का गाया हुआ गाना है, और बलूचिस्तान वाले का दिख रहा होता है कि ये किसी बलूचिस्तान वाले सिंगर का गाया हुआ गाना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो फिर मैं आगे भी जाऊंगा। ओमान में देखें, वहाँ पर बलोची सिंगर हैं, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरीके से। ईरान में देखें, वो भी बलोची सिंगर है। जैसे आपने रुस्तम लाशारी की बात की, वो तो यूरोप में बैठा, वो मुख्तलिफ। जी। यहाँ मैंने कराची वालों का कहा कि कराची वाले पर बहुत सी ज़बानों का असर है।
वो गाने को समझते, शायद वो समझते कि इसका रिदम इस तरह होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इस तरह बजना है, इसमें ये बजना चाहिए। उसके गाने मुख्तलिफ होते हैं। बलूचिस्तान का जो बंदा है उसने अपने जहन में वो फोक रखा है कि जो बलूचिस्तान का जो मिजाज है, शायद वो बेहतर समझते हैं बलूचिस्तान के जहन, लोगों के जहन को, वो अपने उस तरीके से बनाते हैं सॉन्ग। यहाँ के बंदों को यहाँ का असर है, या और ज़बानों का असर है। जो ओमान में उनको, उन पर अरबी का असर है जी, जो ईरान में उनको फारसी का असर फारसी है। का असर। तो उस असर, चूँकि जो आकमी ज़बान होती है उसमें असर, उसकी आकमियत होती है ना, उसका असर ज़्यादा होता है उस असर इलाके ज़्यादा में। होता है। हमारे यहाँ पर बलोची में जो बाकी ज़बान है, जैसे उर्दू, खासकर उर्दू में कह रहा हूँ, उसके पंजाबी सॉन्ग, हालांकि पंजाबी मैं जानता नहीं, लेकिन पंजाबी बहुत से सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी जी। बहुत से सॉन्ग, मतलब इसने गाए, आतिफ असलम ने गाए, या इससे पहले जो सिंगर थे उन्होंने गाए, या पुराने जो सिंगर थे उन्होंने गाए, मुझे अच्छे लगते हैं। सिंधी पंजाबी इसमें ज़रा हिंदी टच है, बलोची पश्तो में नहीं है। उनका अलग अपना तरीका अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ। उसमें ज़रा हिंदी टच है, इनका गाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, बलोची पश्तो। लेकिन आप पश्तो गाने अब देखें, जो रहीम शाह चेंजिंग लेकर आया, उसके बाद कितने लोग लेकर आए गाने जी। सब। अब आप मुझे देखा है कोई पश्तो सिंगर उससे मुख्तलिफ गा रहा हो, बिल्कुल उसी तरह गाता है जो उसने गाया। जितने भी आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह चेंज किया उसने म्यूज़िक। जी जी। सिंधी में देखे बहुत से ऐसे सिंधी हमारे सिंगर हैं जो उन्होंने चेंजिंग लेकर आए। बलोची में भी मैं चाहता हूँ कि वो उसको तब्दीली को लेकर आए, उसको, जैसे मैं कहता हूँ कराची वाले, उन पर असर है ज़बानों का, उस म्यूज़िक को सब समझते हैं। बहुत से हमने और देखे यहाँ के गाने मिलियनों में भी सुने जाते हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पर दूसरी कौमों की भी शादियाँ होती है, उस गाने को सुनते हैं। जादू जादू हमारा जादू चला जादू था। कितना चला, मतलब दूसरे कौमों की शादियों में भी हमारा ये गाना फिरका जरूर चल रहा चिलीमा होता। बहुत चला, बहुत लोगों ने सुना। जी चुवशी थी जुल्फे रंदक मिलियनों में सुना गया। जी ऐसे बहुत से सिंगर हैं जिनके गाने मिलियनों में सुने जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ जो और ज़बानों के लोग रहते हैं, दूसरे कास्ट के, वो भी सुनते हैं आपके सॉन्ग अपनी शादियों पे। आप कभी देखे बाहर जाओगे तो बहुत से ऐसी कौम है जो बलोच नहीं है लेकिन आपके गाने सुनते हैं वो। जी। लेकिन उसकी वजह ये कि म्यूज़िक की वजह से। उनकी बात मैंने पहले की कि उन फोक का जो उसके जहन में, शायद वो बेहतर समझते हैं, वो अपने इलाके के लोगों को वो समझते हैं कि हमारे इलाके के लोग इस तरह सुनते हैं। कि इस तरह नहीं, आपको सभी सुन रहे हैं, आप खुद को महदूद ना रखें, आपको सभी सुन रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी गाएं, यही कहता हूँ मैं। और सुहेल भाई, हम हमेशा देखते हैं कि हमारे पास कुछ गानों में मतलब अल्फाजों का चुनाव जो शायर कर रहे होते हैं उन पे ज़्यादातर तनकीद भी की जाती है। जैसे कुछ गानों में कभी शराब का नाम या किसी नशावर चीज़ का नाम लिया जाता है। कभी कभी ऐसे गाने आते हैं जिसमें लड़की की इतनी तारीफ़ की जाती है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि शायर किसी की तारीफ़ कर रहा है या सेक्सिज्म दिखाना चाह रहा है। जैसे कि उफ मबाता तो कसानिया चुशे तो मजन बाय बाजे ने कुशे। तो इस किस्म के सिंगर या शायरों के बारे में आपकी क्या सोच है? देखो, शायर जो है ना वो ज़रा अल्फाजों का जो है ना चुनाव बेहतर करे, अक्सर मैं कहता हूँ। लेकिन शराब और उस पे जो इस दफ़ा जो हमारे ताबिश भाई ने जो सॉन्ग गाया था फिरका चिलीमा, खैर उसने गाया, सुपर हिट हुआ, बहुत तनकीद कर लोगों ने, जी। बहुत से लोगों ने कुछ कहा। लेकिन इससे पहले भी तो लोगों ने गाए ऐसे गाने। जी, आरिफ बलोच के गाने हैं, शाहजहान के गाने, बहुत से गाने हैं, नया चरसी मन शराबी। शायद कराची में जब आरिफ की एंट्री हुई तो इस गाने की वजह से लोग इस गाने के बाद उसको पहचानने लगे ज़्यादा। पहले भी सुनते थे लेकिन इससे ज़्यादा सुने लोगों ने नया चरसी मन शराबी या शाहजहान मन मवाली मन शराबी बहुत से। लेकिन तनकीद इस गाने पे इस वजह से हुई कि इस गाने को सुना बहुत जी, और सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया का दौर है तो सुना बहुत लोगों ने, व्यूवर्स बहुत थे, तो हर किसी के कान में। मैं भी कहता हूँ कि ज़रा तब्दीली लेकर अल्फाजों का चुनाव बेहतर करें। लेकिन ऐसा तो इंडियन फिल्मों में भी होता है, वो भी ऐसे गाने लेकर आते हैं। बहुत से ऐसे सॉन्ग हैं जो आपको लगता है कि बहुत ही अजीब से। ऐसे मैंने वो एक गाना रफ़ी साहब का था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके शायद कभी कभी लोग समझते हैं कि पता नहीं वो क्या कह रहे हैं शायर। मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं,
मुझको तो किसी का यकीन नहीं, छुप जाओ हमारी आँखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलते दुनिया में। ऐसे अल्फाज तो बहुत बार आए। भगवान की हाँ नीयत ठीक भगवान नहीं। ने कहा है ना भगवान, लेकिन कभी तनकीद नहीं उस पे कि वो क्या कह रहा है। भाई वो तो खुद, मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं, छुप जाओ हमारी आंखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं। तो मतलब ऐसे तो उन लोगों ने भी लिखे हैं, हमारे भी लिखते हैं वैसे बहुत से बलूची जो हमारे खासकर वो गाने, उसमें भी ऐसे अल्फाज आते हैं बहुत से। खैर वो गाने को नाम मैं नहीं लूँगा, शायद फिर एतराज़ होगा मुझ पे। नहीं मतलब कभी कभी, और ऐसे गाने वायरल ज्यादा होते हैं सुहेल भाई, कि सिंधी मना जूरा सिंधा मना नरुआ, या एक हमारे उस्ताद कासिम आमीन के कुछ गाने थे, डोला बंद कने सीरानी जामात मन्नबा से आदानी। तो ऐसे गाने मशहूर भी बहुत हुए हैं। मतलब एक तरफ अगर इन पे लोग तनकीद करते थे, हाँ। दूसरी तरफ लोग उसको सबसे ज्यादा सुनते भी थे। सुनते हैं ऐसे अल्फाज, जब नए कुछ अल्फाज जो आपके सामने हैं, जो अल्फाज नए हैं बिल्कुल, और उनका मतलब भी जैसे बहुत टाइम पहले गाना था ओए ओए, इतना सुपर हिट हुआ। ओए ओए ऐसा हुआ कि वो अल्फाज लोग लड़कियों को देख के, कॉलेज में जब हम थे तो लड़कियों को देख के वैसे ओए ओ वाह वैसे आवाज़ देते थे, क्योंकि नई चीज़ है ना। तो यहाँ पर भी एक नई चीज़ जब आती है तो मार्केट में उसको सुना जाता है, लेकिन बाद में फिर उसके पीछे और बहुत से आते हैं। जी जी। तो आपको फिर ज़रा रुकना है ना, सब्र करना, उसको टाइम जरा पीरियड पूरा हो जाए, आप फौरन देते हो, ख़त्म नहीं हो, पहला वाला ख़त्म नहीं, दूसरे पीछे आप उसी तरह के गाने दे, ज़रा बैठो ताकि लोग उसमें तनकीद करें, आप भी सुनो ताकि आप में चेंजिंग आ जाए कि वो बंदे पे तनकीद हो रहा है, मैं नहीं गाऊँ ऐसा गाना, फिर मुझ पर भी तनकीद होगा। मैं अक्सर लफ्ज़ों का जो है ना बहुत, मैं उसको जो चुनता हूँ, मैं शायर को कहता हूँ कि भाई ऐसे अल्फाज आपको लिखने नहीं। जैसे स्यासा गाना था मुझे मेरे, तो स्यासा गाने में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो मैंने नहीं कहे। मैंने कहा इसको मैं अगर कहूँ तो शायद लोग तनकीद भी करेंगे। ऐसे बहुत से सॉन्ग गाने थे मेरे जो पिछले बहुत से, जैसे शायर तो बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन उससे मैं निकालता हूँ कि मुझे ये अंतरा गाना है। बहुत बार ऐसा हुआ, मैं शायरों के साथ मजाक भी करता हूँ। मैं कहता हूँ यार आप गज़ल पे तो नाम लिखते हो, लास्ट में पता चलता है, ऐसा गालिब ने भी लिखा है जी। लेकिन अब आम से सॉन्ग जो मेलोडी है उस पर भी अपना नाम डाल देते हो। मैं नाम नहीं लेता हूँ तो शायर नाराज़ होता है, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। मैंने कहा आपका नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों को पता है लिखा आपने, जी। नाम लिखना लाजमी नहीं, मैंने नाम लिखा है, नहीं मेरा नाम जो लिखा है उस जगह को आपको कहना है। मैंने कहा मैंने आज तक नहीं देखा आनंद बख्शी ने अपना नाम लिखे, आनंद बख्शी तेरा क्या है, मैंने कभी नहीं सुना। मैंने कभी इंदिवर को नहीं सुना कि उसने लिखा वो कहीं इंदिवर को या फिर अपने शबाना आज़मी, कैफी आज़मी को मैंने, या किसी और को आज तक मैंने नहीं देखा है। भाई आप अपना नाम क्यों लिखते हो शायरी के बीच में। जी। मैं अक्सर को कहता हूँ मैं नहीं लिखा करो। तो शायर भी जो है ना अक्सर ये अपने नाम उसमें डाल देते हैं गानों में। तो मैं मजाक करता था क्या उसके, क्योंकि मेरे साथ ही होते थे जितने शायर थे, जो मोमिन महराज है, खासकर मकबूल मुबारक है, जो मकबूल मुबारक ने 2 गाने मेरे लिखे जिसमें उसने अपने नाम नहीं डाले। उसने ये कहा कि असर ना हो तो आप मुझ पर तनकीद करो। मैंने कहा नाम लिखने से क्या होता है, जब आप गाने गा रहे होते हो तो अजीब सा लगता है, वीडियो जब बन रहा होता है जी, जी। वो शायर का नाम आता है बीच में। मतलब आप नाम नहीं दिया करो ताकि वीडियो अच्छा बन जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं ना, हमारे पास जैसे उर्दू ज़बान में कुछ गाने थे, नून मीम राशिद की शायरी है, तुम अभी से डरते हो, आदमी से डरते हो, इस तरह की शायरी, या अबीब जालिब की शायरियाँ हो, या हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, इस तरह के मतलब चीज़ें में देखी जो बाद में गानों की शक्ल में लोगों ने कवर करके सुनाई हैं। लेकिन हमारे पास बलोची में इस तरह के गानों की मतलब कमी पाई जाती है कि लोग सोशल इश्यूज पे या माशरे पे बहुत कम लिखते हैं। मतलब लिखते हैं नो डाउट, काजी साहब ने लिखा है, मुनीर मोमिन भी लिखते हैं,
लेकिन बहुत कम रेशो में हमारे पास इस तरह के गाने आ रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि देखो लिखना तो ये बेहतर जानते हैं हमारे बलोची शायर, जी जी लेकिन ऐसा ना कि वो लिख कर कोई और तरफ चला जाए। आपको तो बलूचिस्तान के हालात का पता है, जी तो इस वजह से शायद इस वजह से लिखते नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो लिखते हैं लेकिन कुछ और बंदा कुछ और समझेगा ये इसने लिखा क्यों है ये। हमें तो पूछा बहुत जाता है, जब इस जिसकी बात आप करें इसने लिखा तो इस पे भी मसले हुए थे, जी फैज अहमद फैज साहब पे, जी हबीब जालिब पे भी हबीब बहुत जालिब पे, सारे सब मसले पे हैं। जितने भी जो मसले इन पे हुए हैं, क्योंकि पाबंदी जब बंदा अपने डरता है बहुत कुछ, बंदा डरता बहुत है कि यार मैं ऐसा सोच के सब कुछ करते हैं हम लोग, बहुत सोच समझ के करते हैं, ऐसा ना करो तो ऐसा ना इस पे हो जाए, ऐसा करो तो इस पे ऐसा ना हो जाए, तो मतलब डरने की वजह से शायद वो नहीं लिखते, तो लिखेंगे ज़बरदस्त लिखेंगे, मैं जानता हूँ क्योंकि हमारे शायर किसी से कम नहीं, मैंने पहले ही बता दिया जी था। जी जी बिल्कुल। एक बंदा हमारे बलोची वाहिद शायरी है जो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक तारीफें करेगा, जिसे मैं जितनी भी चीज़ सबका नाम बिल्कुल अदब में लेके तारीफें करेगा वो। और सुहेल भाई मैंने देखा है, अगर बलूचिस्तान की भी तारीफ कर रहा है ना तो उसमें भी ऐसे फील होता है कि कोई लड़की है बलूचिस्तान हाँ के, तई शेपगे कुआं तई बड़े चोने मोरवारेदा, वो उसको लड़की बना के पेश कर रहे होते हैं हमेशा। मतलब सरजमीन को अक्सर हम कहते हैं माँ है ना, जी तो वो उसकी खूबसूरती बयान करते हैं हमेशा। खूबसूरती को बयान करना, वो शायर अक्सर जिस इलाके में रहते हैं उसकी खूबसूरती बयान करते हैं, वो उसको अपने पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, उसको अपना समंदर बहुत खूबसूरत लगता है, वो इलाका जहाँ से वो पैदा है उसको बहुत खूबसूरत लगता है वो। जी तो मतलब बंदा जहाँ से पैदा होता है उस जगह उसको बहुत, चाहे भले बाहर हो लेकिन उस जगह की याद उसको आएगा वहाँ पर, तो उसकी खूबसूरती बयान करते हैं। ऐसे बहुत से गाने मैंने वो इंडियन सुने, मतलब वो बाहर बैठ के अपने मुल्क की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसे है लेकिन पाबंदी की वजह से शायद कुछ करते नहीं है। लिखना तो चाहते कि हम लिखें लेकिन लिखते नहीं हैं। सुहेल भाई कभी फिल्मों में गाने का इत्तेफाक हुआ है आपका? फिल्मों में मैंने गाने गाए फिल्मों में, जब शहर फिल्म जब बना था, जो ओमान वालों ने टेली किया फिल्म वो बनाई इन लोगों ने, ओमान वालों ने, तो उसमें वो सॉन्ग शहर वाला गाना, जी शहर वाला जो शहर में जो फिल्म टाइटल सॉन्ग भी है वो एक ही गाना तो बना है उस पर, वो गाना गाया। मेरा तई आत्मना नैला साथे, इसको 2-3 फिल्मों में लिया लोगों ने। सबसे पहले राशिद भाई ने, राशिद हसन साहब बलूचिस्तान के हमारे अच्छे डायरेक्टर हैं, उसने अपनी फिल्म में ली, फिर संगत फिल्म में इसको लिया गया, और भी 2-3 जगहों पे इसको लिया गाने को, बहुत से लोगों ने खुद अपने पर फिल्माया इस गाने को। तो फिल्मी सॉन्ग इसी तरह होते हैं, अक्सर फिल्मों में जो आप सॉन्ग लेना चाहते हैं तो वो इस तरह होना, जैसे शहर फिल्म का गाना बना उसी तरह होना चाहिए, जैसे तैयात वाला गाना। ऐसे बहुत से मेरे गाने जो बाद में बने, बंदा चाहे तो फिल्मों में ले ले उनको, फिल्मों में ले सकते हो, लेकिन फिल्मों का रंग होना चाहिए, क्योंकि इस पे तनकीद किसी को करना नहीं है, क्योंकि हर घर में सलमान खान को पहचानते हैं, हर घर में शाहरुख खान को पहचानते हैं, उनकी फिल्में देखी जाती, तो आपकी फिल्मों में ऐसा कुछ क्यों ना हो? मैंने कहा तो बिल्कुल उस तरह सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर सॉन्ग बिल्कुल इस तरह, बाकी वो करते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सब कुछ वो सेंसर बोर्ड से पास हो गए ना, इस तरह नहीं, ये सॉन्ग की बात करो, म्यूजिक की बात करो, फिल्मी सॉन्ग इसी तरह होते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं लेता हूँ। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है, अगर मैंने पैंट शर्ट पहना किसी गाने पे तो पहला तनकीद मुझ पर होता है कि आप बलोच अपने पैंट शर्ट पहने, अरे आप सलमान खान को नंगा देखते हो यार, मैं सलमान पैंट शर्ट पहने उस पर आपका एतराज़ है? जी सलमान खान की फिल्में होती है अक्सर, जिस वो तो बगैर शर्ट के चलता है जी, उसकी फिल्में आप देखते हो, मेरे पैंट पे एतराज़ क्यों आपको? शायद उस फिल्म को डिमांड उस गाने की यही है कि मैं पैंट शर्ट यहाँ पहनूँ, क्योंकि गाने की कुछ डिमांड है, क्योंकि गाना जब मैं बना रहा होता हूँ मेरा डायरेक्टर कोई और होता है, वो डायरेक्टर को ज़्यादा पता है मुझसे, जी मुझे क्या कि कोट पहनो इस गाने पे, मैं कोट पहनूंगा, मैं अपनी बात तो नहीं करूँगा, ये डायरेक्टर को रखा है मैंने, उसको रखा है तो उसी की बात पे चलूंगा ना, डायरेक्शन देगा मुझे, वो बेहतर समझता है, मैं तो बेहतर नहीं समझता, मैं तो सिंगर हूँ, मुझे क्या पता है, वो जिस तरह मुझे कहेंगे उसी करेंगे। लेकिन बाहर के लोग, जैसे वो गाना, मेरे गाना सॉन्ग बनाता है कि बलोची, उसमें म्यूजिक नहीं था बलोची, किसी ने यही तो जहन में बैठा है कि आपका गाना बहुत अच्छा है, अगर इसमें बलोची बैंजू होता तो ज़्यादा, मैंने कहा बलोची बैंजू गाने से गाने बलोची होते हैं, वो गाने की डिमांड ही नहीं है कि मैं बलोची बैंजू इसमें डाल दूँ, मैंने कहा बलोची बैंजू डालने से गाना बलोची होता है,
मैंने कहा कर्मा फिल्म में जो गाने बजे सारे बलोची, उसमें भी तो बैंजो बजा है। मैंने बैंजो वो गाने की डिमांड है, बस उसमें शायद अगर गाने अगर मुख्तलिफ होता तो मैं उसमें सितार भी डाल देता। अभी तो गिटार डाला है मैंने, लेकिन वो गाने की डिमांड इसी तरह की, इसमें ढन 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 इसी तरह, लेकिन फ्लूट है किस तरह, सिर्फ उसके अलावा कुछ बजा नहीं है। जी ऐसा नहीं कि मैं कहूँ भाई वो ये गाना मेरा बना है, इसमें सुरोज भी बजाओ, इसमें आपको बैंजो बजाना है, भाई वो डिमांड ही नहीं है। और मैंने सुना है कि कुछ मेरे म्यूजिशियन दोस्त हैं, मतलब वो गाने कंपोज करते हैं, जैसे मूजी है या कोई दूसरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे सिंगर जो बलूचिस्तान से आते हैं वो डिमांड ही यही करते हैं कि ये मेरे 12 गाने रिकॉर्ड करने, इन 12 के 12 गानों में सुरूज भी हो, फ्लूट भी हो, इसमें बेंजू भी हो, और सारे गाने में रिदम में नाल ढोलक ये बजना चाहिए। सुरूज अक्सर मैं कहता हूँ जब राग सारंग होता है, सारंग एक राग है बलोची जिसमें अक्सर जो बलोची ज़हीरों को होते हैं उसमें आप किसी सुरूज वाले को कहो कि सुरूज बजाओ, सारंग से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब वो दरबारी राग में वो इतनी खूबसूरती नहीं दिखाएगा वो सुरूज, वो शायद कुछ और राग में इतनी वहाँ कुछ राग में जो सारंग की तरह है, जैसे शायद ये पूरिया में भी खूबसूरती दिखा है, ये बेरुई में भी दिखा है, लेकिन दरबारी राग जैसे रागों में शायद नहीं दिखाएगा वो उतनी कुछ। आपके 4-5 गाने दरबारी में उसमें सुरोज बजाओगे, फिर सुरोज किस तरह बजाएगा वो? बजाएगा तो सही, लेकिन वो खूबसूरती, क्योंकि हमने सुरोज को अक्सर सुना, दो मनाबादे अनंत ही ज़हीर मना रेशम कुल नैला के मन्नबा बेतो लाले हो मनी दिले बान मनी सब्जलोक मनी गिरदलोक ओ लाले जामा बेतो नबा के मकौलेगा। इस तरह के जो होते हैं जो ज़हीरों, मतलब इसमें ना सुरोज अच्छा बजता है जी, लेकिन और दूसरे गाने होते हैं उसमें सुरोज शायद डिमांड नहीं है, लेकिन मसले के कोई ऐसा समझने वाला बंदा हो ना, वो समझा है। जैसे उस्ताद अलीम भाई हमारे, उस्ताद मुजीब चाहे भाई, वो भी समझता है इस गाने में हाँ सुरोज में डालूंगा, लेकिन गाना भी इसी तरह मैं डालूंगा। मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे कल्चर में उसको लूंगा, लेकिन आपके गाने की कंपोजिशन किस तरह है, उसकी फील किस तरह उसी तरह मैं लूंगा ना मैं। जी। तो आप वो जो गाने की जो खूबसूरती शायद इससे नहीं आए, मतलब आप मैं ऐसे कहता हूँ दरबारी राग में अब सुरोज बजाओगे तो आएगा नहीं वो खूबसूरती, जी क्योंकि दरबारी राग ही मुख्तलिफ है। जैसे हमने देखा है रुस्तम लाशारी करते, वो वायलिन बजवा रहे होते हैं अपने बलोची गानों में, और ये कि वो वायलिन से कभी कभी वो जो बलोची फील आनी होती है वो बलोची फील आ रही होती है। मतलब हम ये नहीं करते कभी कि हम जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें, हम उसी चीज़ों में ही हमेशा रुके हुए रहते हैं कि हमें सुरूज को ही यूज़ करना है। अगर सुरूज की तरह का आवाज़ किसी इंस्ट्रूमेंट से निकल सकता है और वो प्यारा और बज सकता है तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अगर कोई चीज़ वो गिटार में अच्छी बज सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसी चीज़ को हम बैंजू से बजवाएं, गिटार हम यूज़ ना करें। तो म्यूज़िक अगर हम देखें तो म्यूज़िक का कोई बॉर्डर तो नहीं है, मतलब आप उसको मखसूस करें कि अगर मैं बलोची कर तो मेरे बलोची इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ हों उसमें। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं शुरू में जब मेरा पहला एल्बम आया तो मैंने उसमें चेंजिंग कुछ नहीं लाया, मैंने उसमें बिल्कुल वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जो हमारे पीछे जो हमारे सीनियर सिंगर है इस्तेमाल कर रहे थे। जी। लेकिन दूसरे एल्बम के बाद मेरे जितने भी गाने उसमें मैंने वो चेंजिंग लेकर आया हूँ, क्योंकि अब मुझे लोग पहचान रहे हैं। जी। मैं चेंजिंग लेकर आऊँ तो शायद लोग चेंजिंग लेकर आएंगे, फिर उसमें फिर गानों में मैं चेंजिंग लेकर आया, फिर लोगों ने वही गाने सुने सबसे ज्यादा जिसमें मैं चेंजिंग लेकर आया हूँ। सबसे ज्यादा फिल्मों में भी उस गाने को लिया इन लोगों ने, उसकी वजह को बिल्कुल फिल्मी रंग दिखा रहा था। अगर उसमें मैं वो गाने की डिमांड ही नहीं, मैं वो इंस्ट्रूमेंट डाल दूँ उसमें, गाना सारा मर जाता है फिर मेरा। इस तरह लोग सुनते नहीं। मैंने पहले शुरू में भी मदन मोहन साहब की बात की, आर.डी. बर्मन, क्योंकि वो समझते हैं कि इस कंपोजिशन में मुझे गिटार ही बजवाना है, इस कंपोजिशन में मुझे सितार बजवाना है। बहुत सारे गानों में उन्होंने गिलास बजवाए, मैंने सुना कांच के गिलास बजवाए, चुरा लिया तुमने जो दिल को। जी। इसको देखना, वो महबूबा 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 उसमें जो
किस तरह बोतल में पानी डाल के उसको साउंड निकाला है, किसी को पता भी नहीं किसी इंस्ट्रूमेंट क्या उसने बजाया है, वो बाद में पता चला कि बोतल की आवाज़ है ये, जी क्योंकि को पता है कि इसकी आवाज़ आएगी। अभी तो खैर सिस्टम में सब कुछ है, सब कुछ है। आप यहाँ सिस्टम बजाओ, गिटार बजेगा, बजाओ मीडी सिस्टम में डिजिटल वीएसटीज सब यूज कुछ की है जाती सिस्टम है। में आपके, आपको सब कुछ चेंज करना है। अगर खैर आप, हमारा मसला है कि हमारे गाने का, मैंने कहता हूँ ना, हमारे बजट बहुत लो होते हैं, हमारा छोटा बजट होता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट हम ला नहीं सकते। लेकिन वो कंपोज कर उसको बता दो, सिस्टम से बजाएगा, वो जी बजाएगा गाना। मेरा वो गाना इसी तरह हुए, सब ऑटो हुए, कोई मैनुअली काम हुआ नहीं है, सब ऑटो काम हुए। अभी भी मेरे सब ऑटो काम हुए, जितने गाने हैं जी। इसी तरह हुए। सोहेल भाई, गानों की फरमाइश मेरे पास बहुत ज़्यादा है आपके लिए। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि शहर जो आपने फिल्म के लिए गाना गाया था, उसके कुछ लाइन हमें सुना दें, और उसके बाद मेरी मेरी एक पर्सनल फरमाइश है आपसे, जो मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट हमेशा रही है। शायद आपने वो गाना रिलीज़ ना किया हो कहीं पे, तारे के गाड़ी। पहले हम शहर सुनेंगे, फिर थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर तारे के गाड़ी सुनेंगे। शहर फिल्म, उसका एक सॉन्ग है शायद, उसमें अक्सर में डुएट है ना जी, कुछ duet है। उसके जो फीमेल सिंगर है उसके हिस्से में कुछ मेरे, लेकिन कोशिश करूँगा, शायद भूल ना जाऊँ मैं। अंचे सहरे कुता तैन गामना गार कुर्ता गोशे मेहर रामना। अंचे सहरे कुता तैन गामना गार कुर्ता गोशे मेहर रामना। इच न जाना चिया एवड़ा बोतग जोज गानी पदा मंचिया कब तग। अंच सहरे कोता तो मना साहे कब। अंच सहरे कोता तैन गामना गार कुर्ता गुशे मेहर रामना। सोहेल भाई, अपने गानों की जो तर्ज होते हैं या कंपोजिशंस होते हैं, आप खुद बनाते हैं? कुछ ज़्यादा अभी खुद बना, लेकिन पहले था कि मैं और नबील बैठते थे। ये शहर फिल्म की कंपोजिशन लेकिन उस्ताद खुर्शीद की है, उस्ताद उस्ताद खुर्शीद। खुर्शीद कंपोजिशन है ये। इससे पहले जो जो 2 एल्बम थे, पहले एल्बम में टोटल ज़्यादातर सॉन्ग नबील के थे, कुछ मोमिन महराज के, कुछ फोक सॉन्ग थे मेरे, उस पर मैंने गाए। दूसरे एल्बम में कुछ कंपोजिशन मेरी, ज़्यादातर नबील की। अब जो मैंने गाने हैं ज़्यादातर मेरे अपने हैं, बल्कि मैंने दूसरों के लिए बहुत से कंपोजिशन बनाए, लेकिन कभी नाम दिया था नहीं, नाम दिया नहीं दिया मैंने। मतलब क्यों नहीं देते थे आप अपना नाम? वजह ये कि मैं कंपोजिशन करता हूँ, शायद किसी को पता ना हो, अगर किसी को पता है तो फिर बार बार जैसे कहेंगे तंग करना शुरू कर एक सॉन्ग देंगे। बनाना मेरे लिए, तो सॉन्ग में टाइम नहीं मिलता है शायद, फिर अगर नहीं बनाओ तो नाराज़ हो जाएगा। लेकिन बाद में शानी भाई ने कहा कि आप अपना नाम दे दो, तो नाम दिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बनाता हूँ मैं, जी। ऐसा बहुत बार हुआ कि मैंने आपके लिए बनाया, आपने किसी को भेज दिया, फिर बाद में इस सॉन्ग को बेच दिया, भेजा क्या बेच दिया आपने, तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो बाद में पता चली ये मैंने तो आपको दी, ये सिंगर क्यों गा रहा है ये, जी। बोलता है वो रखा हुआ था। फिर बाद में पता चल गया कि नहीं, इसने भी उसको दे दिया, उससे पैसे लेकर इस तर्ज को दिया इसने। ऐसा बहुत बार हुआ है। एक तो ये वजह ये है, मैं अपने गाने खुद ही कंपोज करता हूँ। शायद एक लड़की को दिए मैंने, 2-3 लड़कों को दिए मैंने सॉन्ग जो उसने गाए। एक गाना था, एक लड़की ने, उसको देखा नहीं मैंने कभी भी, बस उसका तर्ज मैंने उसके लिए कंपोज की, उसको दे दिया, उसने फिर रिकॉर्ड किया शानी के पास। बट सॉन्ग भी मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन वो उसने 2-3 गाने मेरे गाए उसने, उस लड़की ने। अच्छा। उस नाम भी याद नहीं उसका मुझे, मतलब उसने गए, उसके बाद मैंने नाम लिखना शुरू कर दिया। उससे पहले कभी नाम नहीं लिखता था कि मैं तर्ज दिए। अब तो अपने गानों में सिंगर कंपोजर दोनों लिखता हूँ कि मैंने किए ये। तो आप क्या समझते हैं कि एक सिंगर को जो गाने वो गाता है उसकी धुन खुद बनानी चाहिए, या उसको दूसरों से कंपोजिशन या धुन की फरमाइश करनी चाहिए? धुन तो खुद बनाना चाहिए। असल में वजह यह कि
कोशिश करना, पहले कोशिश करना कि आपने बनाने हैं, क्योंकि आप खुद को बेहतर जानते हो ना जी। आपको पता है मैं किस तरह के गाने गा सकता हूँ, आपको पता है मैं किस तरह गाने गा सकता हूँ, तो आपको बेहतर खुद का पता होगा, आप अपने लिए अच्छे गाने कंपोज करोगे। मुझे पता है कि आपका स्किल कौन सा है, जी। आप इस स्किल से बेहतर गाओगे। ऐसा बहुत बार हुआ, जैसे आप फिल्मों की मैं बात करता हूँ, कटी पतंग फिल्म को देखे, सब गाने किशोर ने गाए, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मुकेश ने गाए, क्योंकि आर डी बर्मन को पता था ये गाना मुकेश ही बेहतर गाएगा, चाहता तो किशोर से भी गवा लेता था। तो यही, क्योंकि आप खुद बेहतर जानते हो खुद को कि मैं अपने किस तरह के गाने गा सकता हूँ, जी। तो आपको उसी तरह के गाने कंपोज करने हैं, अब कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा तो कोई किसी से बता देना, वो बना के देगा आपको। ज़्यादातर होते हैं कि ज़्यादातर हमारे बलोची सिंगर ज़्यादातर खुद बनाते हैं, कंपोजिशन खुद करते हैं ज़्यादातर। सोहेल भाई, आप जैसे मतलब आपने कहा कि आपने रफ़ी के गाने बहुत सुने हैं, तो अगर मैं फरमाइश करूँ आपसे रफ़ी का कोई एक गाना जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, उसके 2 लाइन्स। रफ़ी साहब के तो तकरीबन गाने मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। ज़बरदस्त। अब सोहेल भाई, जैसे हम देख रहे हैं कि मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए हमें कह रहे हैं। अब मुझे तो बहुत मज़ा आया, मतलब पर्सनली भी जब जब आपसे मुलाकात हुई है तो मेरा वक्त ज़बरदस्त गुजरा है आपके साथ। म्यूज़िक के हवाले से आपसे हमेशा इन्फॉर्मेशन मिली है, और आप इतने जोली हैं कि कोई नया बंदा भी बैठे कि वो हंस के अपना पेट पकड़ लेता है हाँ, इनमें। आज लेकिन ज़रा कम हुआ बहुत नहीं तो बहुत कुछ होता, जी, लेकिन कुछ संजीदा सवाल थे इस वजह से। नहीं, मजाक अच्छा लगता है, इंटरटेनमेंट होती है तो लोग ज़्यादा देखते हैं उस चीज़ को। जी। जी। मैंने आपसे सिंगर्स की मिमिक्री कराई। आखिरी जाते जाते आप फिल्म स्टार्स की किसी की अगर कुछ हमें करके दिखाएं। फिल्म स्टार के तो वो मैंने कभी किया नहीं कभी, लेकिन मजाक मजाकन कर लेता हूँ मैं, मतलब मुझे किया नहीं कभी मैंने। नहीं, जैसे मुझे पता है कि ये किस तरह करता है, जी। जी। जैसे मुझे पता है कि वो शत्रुघ्न सिन्हा किस तरह खामोश हमें हो उसकी किस तरह अभी तो अच्छा मुझे तो ये गाड़ी दिखनी सेठ साहब, जैसे मुझे पता है इस तरह कहेगा। जी। जी। फरहान साहब किस तरह कहते हैं, इससे पहले कि आप मेरी बात को अनदेखा सुना करें, इससे लगे थक जाता है बाद में तो कुछ है, लेकिन इतना नहीं। जैसे मैं दद्दू पंडित की ऐसी की तैसी, मैं खुद पंडित, बस कुछ है, लेकिन ज्यादा कभी हो सकता है बहुत से मेरे जहन में है, लेकिन अभी भूल गया हूँ मैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सोहेल भाई, जाते जाते आप जो आने वाले नए सिंगर्स हैं और जो ऑलरेडी कुछ सिंगर्स जो अब तक गा रहे हैं, उनको अगर आप मतलब कोई कहे कि कोई एक एडवाइस आप दें तो वो क्या एडवाइस होगी? एडवाइस वही तो मैंने शुरू में कहा था ना, कि आप सुनने के लोग किसको ज़्यादा सुन रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं उसको। सुनने की वजह है कि इसकी म्यूज़िक है, इसकी आवाज़ है, शायद दूसरे हो सकता है कभी आवाज़ भी हो, लेकिन ज़्यादा जहन पे रखे कि दुनिया इस वक्त कहाँ चल रही है, क्या सुन रहा है वो, आपको उसको अपने गानों में लेकर आना है, ताकि आप इस दुनिया का हिस्सा बने। आप खुद को अलग ना रखें, उनसे अलग ना रखें, जो है उसी तरह करें, ताकि लोग आपको, मैंने शुरू में कहा था कि मेरे घर में सबको सुनते हैं, लेकिन उनके घर में हमें क्यों नहीं सुनते हैं। जी। 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 उनके घर में हमें सुना क्यों नहीं जाता, क्या वजह है कि हम खराब गाते तो हम भी अच्छे हैं हमारे पास। मैं कहता हूँ जब पीटीवी था तो हमारे सिंगर को पहचानते थे लोग,
क्योंकि वो पीटीवी है, गवर्नमेंट का चैनल है, हर फोक सिंगर को वो बुलाते थे, लोक सिंगर जो लोक फनकार थे उनको बुलाते थे वहाँ पर। सभी जानते थे कि उस्ताद अजीज़ है, सभी जानते थे ये फैज़ मोहम्मद फैज़ है। जी जी। अभी क्यों नहीं जानते? अभी इतने चैनल हैं, सब जो दूसरी कौम के सिंगर है सब चैनलों में आते हैं। हमें हमारे बलोची सिंगर को क्यों नहीं बुलाया जाता वहाँ पर? हमारे बलोची गानों के लिए दूसरी कौमों के लोगों को बुलाया जाता है। कोई बाबुल सीरी गा रहा है, कोई लैला लैला गा रहा है जी, आतिफ असलम बलोची गाना गा रहे हैं, अली जफर बलोची गाना गा रहे हैं। हमारे सिंगर को क्यों नहीं बुलाया जाता उस प्रोग्राम में? वजह ये कि शायद उन लोगों ने अब तक सुना नहीं आपको। पहले तो पीटीवी थे, सभी सुनते थे, अब तो वो नहीं है। अब इतने चैनल ने, कौन पीटीवी देखता है? दूसरे चैनल को देखेंगे। नए चैनल है, उसमें आज़ादी है, बहुत कुछ ज़्यादा देखा जाता है। तो इस वजह से हमारे सिंगर को इस तरह नहीं जानते। मैंने पहले कहा था कि रश में अगर कोई भी हमारा बलोची सिंगर हो तो बलोच के लोग उसको पहचानेगा नहीं, सिर्फ बलोच ही पहचानेगा उसको। अब अभी के जो मतलब हमारे इस जनरेशन के सिंगर्स हैं, बलोची ख़ास तौर पे, आपका अगर अब कोई आपको कहे कि टॉप 3 सिंगर्स आपको बलोची सेलेक्ट करने हैं, तो उन टॉप 3 के लिस्ट में आप किन किन को देखते हैं? जो लेजेंड्स हैं, उस्ताद सत्तार, उस्ताद अजीज़ जाड़ो, इनके अलावा देखो हमारे यहाँ पर वाब बलोच है, बहुत अच्छा गाते हैं। मैं एक 3 की बात नहीं करूँगा, वैसे बहुत से सिंगर है। वाब बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुरीला है। शाहजहान की वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। खलील सुराबी बहुत अच्छा गाता है, बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। खैरजान बाकरी, आरिफ बलोच है, नसीर है। इनको मैं बहुत सुनता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। बाकी भी अच्छे हैं लेकिन इनको ज़्यादा सुनता हूँ मैं, ये अच्छा गाते हैं। इनको मैं चाहता हूँ कि अपने सॉन्ग, अपने म्यूज़िक चेंज करें ताकि लोग आपको और भी लोग आपको सुने। आप इतना सुरीला, बहुत अच्छा गाते हो। बहुत सिंगर, खैरजान बहुत सुरीला है, वहाब बलोच बहुत सुरीले हैं, बहुत सुर में गाते हैं ना। तो दूसरे भी सिंगर हैं हमारे जिनके नाम में ले लिए, वो ज़रा जिद्दत लेकर आए ताकि आपको, जैसे मैं सुन रहा हूँ, मेरे कुछ और ज़बान के दोस्त हैं, मैं उनको भेजूँ तो वो भी दूसरी जगह पे भेजे सॉन्ग को, लेकिन मैं उनको भेजता हूँ, उनको पता नहीं है क्योंकि म्यूज़िक बिल्कुल मुख्तलिफ है, आवाज़ मुख्तलिफ है, बातें मुख्तलिफ, अल्फाज मुख्तलिफ है, उसको समझ, लेकिन म्यूज़िक समझे ना वो, क्योंकि बाहर का बंदा म्यूज़िक ही समझता है, आपके अल्फाजों को नहीं समझेगा, वो आपके म्यूज़िक को समझेगा। उसको म्यूज़िक से उसके सुर उठ जाएंगे, बलोच में सुर पात के शी, मतलब वो फिर उठेगा, वो डांस करेगा इस पर। क्योंकि अक्सर डांस वाले गाने ही दूसरी, जैसे मैं कहता हूँ अरबी गाने जो वो शादी ब्याह पे बजते हैं, सभी सुनते हैं उसको। जी। तो आप भी अपने गाने बनाए ताकि दूसरी गाँव में भी सुने आप। सुने उसको। अब सोहेल भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठ के, और बहुत एंजॉय किया मैंने। हम तो चाहते थे और आपको सुने और मौका मिले। जिस किस्म के जोली इंसान आप हैं, वो हम ऑडियंस को भी और ज़्यादा दिखा पाएँ। इंशाल्लाह कभी आएंगे, उस पर ही बात करेंगे फिर इंशाल्लाह। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारी एक नशिस्त और हो सके, अगर कभी पॉसिबल हो तो हम उसमें बैठ के हम अपनी जो जनरल हमारी लाइफ होती है, सिंगिंग लाइफ से अलावा जिस तरह हमारी ज़िंदगी गुजर रही होती है, लियारी में, दोस्तों में, फैमिली में, हम कभी बैठ के उसको डिस्कस कर सकें। प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा देने के बाद आपकी तरफ आऊँ और हम गाने को, अपने पॉडकास्ट को गाने के साथ इख्तिताम करें, जो मैंने तारिक गाड़ी की आपके फरमाइश की थी। मैं एक्स्ट्रा दे दूं, फिर उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। दोस्तों, आपको आज का पॉडकास्ट यकीनन मज़ा आया ही होगा कि हमारे पास मेरे फेवरेट शख्सियत बैठे हुए थे कि जिनके साथ बहुत मज़ा आता है, ना सिर्फ म्यूज़िक के बारे में बात करते हुए बल्कि अपने डेली लाइफ के इश्यूज़ या डेली लाइफ में जो फ़न फैक्टर्स आते हैं उनको डिस्कस करते हुए। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाही दीजिएगा। और अब तक अगर आपने दंस फिल्म के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए दंस फिल्म के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाने कैसे लगे सोहेल भाई के, इंडियन गाने कैसे लगे, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं इजाज़त चाहूँगा, आखिरी गाने की तरफ जाएंगे, सोहेल भाई की तरफ। ओवर टू यू सोहेल भाई। तार के गाड़ी रूत दपाकारी, तार के गाड़ी मासी नुरुंडी मैं दिल चुंडी मावा परेशानी, आहा
ओ मासिनुरुंडी मैं दिल चुंडी मव परेशाने यक्किरंद आर्तगी मासी तारक पशोमाने पंचर गाड़ी रूतद पाकारी तारक गाड़ी थैंक यू थैंक यू सो मच सुहेल भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।